हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड 2.0 पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं देवकांता संतति के 12वें भाग का चौथा बयान। भरतपुर के चारों तरफ ऐसा इंतज़ाम हो चुका है मानो किसी बहुत बड़े युद्ध का खतरा हो। सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर फिक्र के भाव साफ देखे जा सकते हैं। सुरेंद्र सिंह की सेनाओं से राजा सूर्यजीत की सेनाएं भी यहाँ मिली हैं। न सिर्फ भरतपुर के चप्पे चप्पे पर सिपाही मौजूद हैं, बल्कि चारों तरफ की सीमाओं पर भी सुरेंद्र सिंह और सूर्यजीत के सिपाही मौजूद हैं। सरहदों पर चारों तरफ सिपाहियों के पड़ाव देखे जा सकते हैं, जहां सेना को इस बात का तरद्दुद है कि अकेले शेर सिंह के लिए इतना इंतज़ाम क्या सोचकर किया गया है। वहाँ रियाया को भी ये ताज्जुब है कि कल तो कल तक तो जिस शेर सिंह पर खुद सुरेंद्र सिंह फ़ख्र करते थे, आज वही शेर सिंह अचानक दुश्मन कैसे हो गया। खैर, ये तो सब आम बातें हैं। हमारे पास तो वैसे ही जगह कम है, इस तरह की बातों में उलझना ठीक नहीं। यहाँ पाठकों के लिए सिर्फ इतना ही समझ लेना बहुत है कि भरतपुर की हिफाजत का सुरेंद्र सिंह और सूर्यजीत ने मिलकर अपनी तरफ से पूरा इंतज़ाम कर लिया है। इस वक्त हम पाठकों को सुरेंद्र सिंह के खास कमरे में लिए चलते हैं। वहाँ हम उनके अलावा महाराज सूर्यजीत, विष्णु सिंह, गंगोत्री, हरनाम सिंह, बलराम सिंह, मुन्ना लाल, चंदाराम, गोपाल दास, नरेंद्र नाथ और सेनापति देवी सिंह को बैठा देख रहे हैं। इस वक्त कमरे की कैफियत ठीक वैसी ही है जैसी कि उस वक्त थी जब चंद्रदत्त की सेनाएं भरतपुर के बाहर 4 महीने से पड़ी थीं और भरतपुर का फाटक बंद पड़ा था। पढ़िए दूसरे भाग का 12वां बयान। उस वक्त की समस्या को खुद शेर सिंह ने हल किया था, मगर आज तो उनके बीच में खुद शेर सिंह ही एक समस्या था। हम इस कमरे में छाए सन्नाटे को बहुत देर से देख रहे हैं। काफ़ी देर के बाद इस सन्नाटे को सूर्यजीत ने तोड़ा। ये समझ में नहीं आया कि अचानक ही शेर सिंह से आपकी दुश्मनी क्यों हो गई। सुरेंद्र सिंह के अलावा वहाँ मौजूद सभी के दिमाग में ये सवाल चकरा रहा था। सभी इस बात का जवाब चाहते थे। कदाचित इसलिए सूर्यजीत के यह सवाल करते ही सब इस बात के इंतज़ार में उनकी तरफ देखने लगे कि देखें वे क्या जवाब देते हैं। सुरेंद्र सिंह ने गंभीरता के साथ एक एक चेहरे को देखा और फिर सूर्यजीत पर ही नज़रें गड़ाकर बोले, इसका सबब तुम सबको मालूम है, लेकिन तुम समझ नहीं पा रहे हो। असल पूछो तो मैं खुद भी शेर सिंह की हकीकत बहुत देर से जान पाया। अगर मैं उसी वक्त किसी तरह की कार्रवाई कर डालता जब मुझे पहली बार पता लगा था, तो कदाचित आज हमें ये दिन नहीं देखना पड़ता। ये दिन आने से पहले ही हम शेर सिंह को ख़त्म कर देते। मगर पता तो लगे कि उसकी हकीकत है क्या, हरनाम सिंह ने पूछा। आप सबको मालूम है कि हमारे पिता स्वर्गीय गजेंद्र सिंह भरतपुर के दीवान थे। हम भरतपुर के ख़ानदानी दीवान चले आ रहे थे। जब हमारे पिता यहाँ के दीवान थे तो राजा निर्भीक सिंह यहाँ राज्य करते थे। वे अपने 2 बेटे और पत्नी रुक्मणी की मोहब्बत में इस कदर डूब गए थे कि उन्हें रियासत का कोई ख्याल ना रहा। लगातार 4 महीने तक भरतपुर के किसी भी मुलाजिम को तनख्वाह नहीं मिली। कर वसूली के लिए निर्भीक सिंह रियाया पर तरह तरह के जुल्म कराने लगा। संक्षेप में कहने का मतलब यह है कि यहाँ की रियाया निर्भीक सिंह से नाखुश हो गई और खुद रियाया ने ही हमारे पिता को यहाँ का राजा चुना। रियाया की मर्जी के मुताबिक निर्भीक सिंह, रुक्मणी और उनके दोनों कुमारों को गिरफ्तार कर लिया गया, मगर वे दोनों कुमार हमारी कैद से गायब हो गए। यह सुनकर तुम सबको तरद्दुद होगा कि वे दोनों कुमार भाई कोई और नहीं, खुद शेर सिंह और देव सिंह हैं। ये भेद खुलते ही वहाँ मौजूद सभी लोग ताज्जुब के सबब से उछल पड़े। सभी सुरेंद्र सिंह से तरह तरह के सवाल करने लगे। उनका जवाब देते हुए सुरेंद्र सिंह ने थोड़ा सा वह हाल जो उनके पिता और निर्भीक सिंह के बीच हुआ था और उस दिन के बाद का जिस रात भूतेश्वर नाथ पहली बार उनके पास आए थे, मुख्तसर में बयान कर दिया। उन्होंने ये भी बता दिया कि वे पेंटिंग खुद देव सिंह की बनाई हुई है, जिनमें उसने अपने पिता और हमारे पिता की बातों का हवाला दिया है। हाँ, यहाँ पाठकों को ये ज़रूर समझ लेना चाहिए कि सुरेंद्र सिंह ने सारा हाल इस तरीके से सुना है कि मामला उनके हक का रहे। सारा हाल खत्म होने पर कमरे में एक बार फिर सन्नाटा छा गया। इसका मतलब तो यह है कि यह सारा बखेड़ा अय्यारों के गुरु भूतेश्वर नाथ का फैलाया हुआ है, गोपाल दास ने कहा। शेर सिंह और देव सिंह को हकीकत बताकर उन्होंने ही भड़काया और अब ये दोनों भाई आपसे बदला लेना चाहते हैं। ये बात तो साफ हो ही चुकी है, बलराम सिंह ने कहा। अब तो सोचना यह है कि हमें करना क्या चाहिए। इस वक्त हमारे पास शेर सिंह को दबाने के लिए सिर्फ एक मोहरा है, चंद्राम ने कहा, और वह है शेर सिंह की बेटी लक्ष्मी। एक ख्याल ये भी हो सकता है कि लक्ष्मी को ख़त्म कर दिया जाए, मगर हमारे ख्याल से ये गलत होगा। हमें लक्ष्मी को ज़िंदा रखकर शेर सिंह को धमकी देनी चाहिए कि अगर उसने हमारे खिलाफ़ कोई भी कदम उठाया तो हम लक्ष्मी को। हाँ, हमने भी खुद यही सोचा है और इसलिए हमने उसे बहुत महफूज जगह कैद कर रखा है। कदाचित अभी सुरेंद्र सिंह आगे आगे भी कुछ कहना चाहते थे कि वे रुक गए। किसी ने उस कमरे के अंदर से बंद दरवाजे को खटखटाकर सबका ध्यान उस तरफ खींच लिया था। हरनाम सिंह ने पूछा, कौन है?
बाहर से जवाब मिला कि आने वाले कुल मुलाजिम और सिपाही हैं और भरतपुर में किसी नई होने वाली वारदात का पैगाम लेकर हाजिर हुआ है। दरवाज़ा खोला गया तो बहुत से सिपाही बाहर खड़े थे। उनमें से ज़्यादातर के चेहरों पर हल्का सा खौफ भी चमक रहा था। उनमें से एक सिपाही को कमरे के अंदर बुलाकर दरवाज़ा बंद कर लिया गया। क्या बात है? नरेंद्र नाथ ने उससे कहा। ऐसी क्या बात है कि जिसने तुम्हारे चेहरे पर पीलापन फैला दिया? और तो कुछ नहीं, सिर्फ ये बड़े बड़े कागज़ भरतपुर की दीवारों, दरख्तों और मकानों पर चिपके पाए गए हैं। सिपाही ने एक तय किया हुआ गुलाबी कागज़ निकालते हुए कहा। इस तरह के कम से कम 2000 कागज़ भरतपुर की दीवारों पर चिपके हुए हैं। करीब सारी रियाया, सिपाही और दूसरे मुलाजिम इसे पढ़ चुके हैं। इसका मजमून पढ़ने के बाद सभी में बड़ी अजीब सी खलबली मची हुई है। क्या लिखा है इसमें? सुरेंद्र सिंह ने पूछा। महाराज खुद ही खोल कर देख लें तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, कहते हुए सिपाही ने कागज़ आगे बढ़ा दिया। कागज़ उसके हाथ से मुन्ना लाल ने ले लिया। सुरेंद्र सिंह ने सिपाही से पूछा, इसके अलावा तो कोई और बात नहीं है? उसने जवाब में इनकार किया तो उसे वापस अपनी जगह मुस्तैद होने का हुक्म हुआ। इस तरह वह अपने दूसरे साथी सिपाहियों के साथ चला गया। कमरे की साकल अंदर से फिर चढ़ा ली गई। सुरेंद्र सिंह के हुक्म से वह कागज़ खुला। सबसे पहले सबकी नज़र कागज़ पर ऊपर बनी एक तस्वीर पर गई। इस तस्वीर में उल्टे लटके हुए निर्भीक सिंह और महारानी रुक्मणी पर कोड़े बरसाते हुए गजेंद्र सिंह को दिखाया गया। उसे देखते ही सुरेंद्र सिंह का चेहरा पीला पड़ गया। इस तस्वीर के नीचे बड़े बड़े हरफों में लिखा था, रियाया को धोखा देने वाले निर्भीक सिंह नहीं, गजेंद्र सिंह थे। इसके बाद लिखा था, इंकलाब। नीचे एक मशाल बनी हुई थी। मशाल की जलती हुई लौ पर छोटे छोटे लफ्ज़ों में कुछ लिखा था। सुरेंद्र सिंह की इजाज़त पर मुन्ना लाल ने उस मजमून को सबको पढ़कर सुनाया। लिखा था, भरतपुर की रियाया और मुलाजिमों, आपको हकीकत से वाकिफ़ कराने के लिए हमने ये कागज़ सारे भरतपुर पर चिपकाए हैं। आप सोचते होंगे कि ये हमने ऊपर क्या तस्वीर बनाई है। जो रियाया में बुज़ुर्ग है वे खूब जानते हैं कि गजेंद्र सिंह भरतपुर का ख़ानदानी दीवान था और वहाँ के ख़ानदानी राजा निर्भीक सिंह से उसने किस तरह भरतपुर की गद्दी छीनी। वह एक लंबी कहानी है और वह सारी इस छोटे से कागज़ पर नहीं आ सकती। इस सबब से हम यहाँ लिखे देते हैं कि रियाया और मुलाजिमों में जो बुजुर्गवार हैं, यानी जिन्होंने गजेंद्र सिंह और निर्भीक सिंह का ज़माना देखा है, वे इस कहानी से अच्छी तरह वाकिफ़ हैं कि गजेंद्र सिंह किस तरह भरतपुर की गद्दी पर बैठा। मगर बड़े अफसोस की बात है कि ये बात उन्हें भी कुछ गलत ही तरीके से मालूम है। उन्हें वही मालूम है जिसका प्रचार खुद गजेंद्र सिंह ने किया। हकीकत से आज भी वे नावाकिफ़ हैं। भरतपुर की बुज़ुर्ग रियाया जानती है कि राजा निर्भीक सिंह ने अपने शासनकाल में मुलाजिमों को 4 महीने की तनख्वाह नहीं दी। कर वसूली के लिए उन्होंने रियाया पर तरह तरह के जुल्म किए। अपनी पत्नी और बेटों की मोहब्बत में वे इस कदर डूब गए कि उन्हें रियासत या रियाया का कोई ख्याल नहीं रहा। और भी निर्भीक सिंह के बारे में न जाने कितनी अफवाहें भरतपुर की रियाया को मालूम है, मगर हकीकत में रियाया का गुनहगार निर्भीक सिंह नहीं बल्कि गजेंद्र सिंह था। इसने अपने स्वार्थ के लिए निर्भीक सिंह के साथ ऐसा गलत सलत प्रचार किया। हकीकत यह है कि निर्भीक सिंह मुलाजिमों को में बांटने के लिए हर महीने की तनख्वाह अपने दीवान गजेंद्र सिंह पर यकीन करके उसे दे दिया करते थे। निर्भीक सिंह तो गजेंद्र सिंह पर इतना यकीन करते थे कि वे कभी ख्वाब में भी ये नहीं सोच सकते थे कि गजेंद्र सिंह उनसे गद्दारी करेगा। गजेंद्र सिंह के दिल में बदी आ चुकी थी। वह भरतपुर का राजा बनना चाहता था, मगर रियाया की मर्ज़ी के खिलाफ ऐसा करने की उसमें ताकत नहीं थी। सो उसने रियाया को बहकाने के लिए एक बहुत ही घिनौना षड्यंत्र रचा। उसने निर्भीक सिंह से बात करके तनख्वाह बांटने का काम अपने हाथ में ले लिया। निर्भीक सिंह तो उस पर यकीन करते ही थे, इसलिए उन्होंने किसी तरह का शक नहीं किया और ये काम गजेंद्र सिंह को ही सौंप दिया। इस तरह गजेंद्र सिंह निर्भीक सिंह से सभी मुलाजिमों की तनख्वाह लेने लगा, मगर मुलाजिमों में नहीं बांटता और मुलाजिमों को यह कहकर कि निर्भीक सिंह तनख्वाह नहीं दे रहे हैं, वे रियासत का कुछ भी ख्याल न करके बस अपनी पत्नी और बच्चों की मोहब्बत के मद में ही लगे। इसी किस्म की बहुत सी बातें उसने मुलाजिमों के दिलों में भर दी और उन सबको निर्भीक सिंह के खिलाफ कर दिया। उधर खुद ने ही कर वसूली के नाम पर रियाया पर जुल्म किए और नाम निर्भीक सिंह का लेता रहा। इसी तरह के घिनौने षड्यंत्र के साथ उसने निर्भीक सिंह को रियाया और मुलाजिमों की नज़रों में गिरा दिया। कोई भी हकीकत नहीं जान सका, सब निर्भीक सिंह को ही गुनहगार समझे, जबकि रियाया का असली गुनहगार खुद ही गजेंद्र सिंह था। गजेंद्र सिंह ने निर्भीक सिंह और रुक्मणी की मौत के बारे में ये मशहूर किया कि जिल्लत के सबब से उन्होंने कैद में ही आत्महत्या कर ली, मगर हकीकत क्या है वह आप इस कागज़ के सबसे ऊपर छपी तस्वीर में देख सकते हैं। इसी तरह से कोड़े मार मार कर खुद गजेंद्र सिंह ने उनकी जान ले ली थी और रियाया में मशहूर किया कि उन्होंने खुद आत्महत्या की है।
अब रियाया खुद फैसला कर सकती है कि असली मुजरिम कौन था। मैं, यानी जो शख्स ये कागज़ लिखकर दीवारों पर चिपका रहा हूँ, उससे आप सभी लोग बहुत अच्छी तरह वाकिफ़ हैं। अन्य सबको ये जानकर तरद्दुद होगा कि मैं सुरेंद्र सिंह का ही वही वफादार अय्यार हूँ जिसे आप सब शेर सिंह के नाम से जानते हैं। आप खूब जानते हैं कि मैंने किस तरह न जाने कितनी बार दुश्मनों से अपनी जान की बाजी लगाकर भरतपुर की हिफाजत की है। मैं खुद को सिर्फ शेर सिंह अय्यार ही समझता था और सुरेंद्र सिंह को अपना मालिक। इसे अपना मालिक समझकर मैं पूरी वफादारी और ईमानदारी के साथ अपना काम किया करता था। असल बात यह है कि हकीकत से मैं भी महरूम था। अभी कल ही तो मेरे गुरु भूतेश्वर नाथ ने मुझ पर यह भेद खोला है कि असल में मैं उन्हीं महाराज निर्भीक सिंह का लड़का हूँ। गुरु भूतेश्वर नाथ ने बचपन में मुझे उस कैद से जुदा कर दिया था। अय्यार देव सिंह का नाम आपने सुना होगा। वो मेरा छोटा भाई है। उसे हमारे पिता के वफादार मुलाजिम द्वारका सिंह ने बचा लिया। इस वफादारी की कीमत में बेचारे द्वारका सिंह को अपने असली लड़के और अपनी बीवी की 4 आंखों की कुर्बानी देनी पड़ी। आज जब हमें हकीकत मालूम हो गई है तो हमने प्रतिज्ञा की है कि हम गजेंद्र सिंह के लड़के सुरेंद्र सिंह, जिसे गजेंद्र सिंह ने मरते वक्त वह सारी हकीकत बता दी थी जो हम ऊपर लिखाए हैं, से अपने माता पिता की मौत का और उसके उस जुर्म का बदला लेंगे जो कि उसने हमारी रियाया पर किया है। और हाँ, भरतपुर हमारी ही तो रियासत है, वहाँ की रियाया हमारी ही तो रियाया है। गजेंद्र सिंह और सुरेंद्र सिंह आज तक हमारी रियाया को गुमराह करने का गुनाह करते आए हैं। हम दोनों भाई उसे इस गुनाह की सज़ा देंगे। हमने प्रतिज्ञा की है कि हम न सिर्फ अपना हक फिर से हासिल करेंगे बल्कि सुरेंद्र सिंह को उसके हर गुनाह की सज़ा भी देंगे। ये कागज़ भरतपुर की दीवारों पर इसलिए चिपकाए गए हैं ताकि इन्हें पढ़कर हमारी रियाया हकीकत से वाकिफ़ हो जाए। अब हम जल्दी ही भरतपुर पर चढ़ाई करेंगे। हमें यकीन है कि रियाया हकीकत पहचान कर हमारी मदद करेगी। हम रियाया पर किसी तरह का जुल्म नहीं कर रहे हैं बल्कि उनके हक के लिए लड़ रहे हैं। मुमकिन है कि सुरेंद्र सिंह आपको फिर किसी तरह भड़काने की कोशिश करे, मगर आपसे अनुरोध है कि इस बार आप किसी भी बहकावे में ना आए। हकीकत पहचान कर सच को जितावें और झूठे का मुंह काला करें। शेर सिंह और देव सिंह। मुन्ना लाल ने कागज़ पढ़कर ख़त्म किया तो एक बार फिर कमरे में सन्नाटा छा गया। कई साय तक किसी के मुंह से कुछ नहीं निकला। सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर इस वक्त घबराहट के भाव साफ देखे जा सकते थे। उन्होंने देखा कि यहाँ पर मौजूद लोग उनकी ओर प्रश्नवाचक निगाह से देख रहे हैं। वे बात को संभालने के लिए अपने भावों को छुपाकर बोले, ये तो भरतपुर की रियाया को गुमराही के तरीके से भड़का रहे हैं। क्या मतलब? सूर्यजीत ने पूछा। क्या इस कागज़ का मजमून सुनकर भी आप शेर सिंह का मतलब नहीं समझे? सुरेंद्र सिंह ने कहा। हकीकत वो नहीं है जो इस इश्तहार में लिखा है, बल्कि हकीकत ये है कि असल में निर्भीक सिंह ही गुनाहगार था। शेर सिंह ने इस इश्तहार के ज़रिए सारा जुर्म हमारे पिता और हम पर थोप दिया है। उसने रियाया को बहकाने की कोशिश की है कि गुनाहगार हमारे पिता थे। मैं खुद भी इसी नतीजे पर पहुंचा हूं, गोपाल दास ने कहा। ये तो सारी दुनिया में मशहूर है कि शेर सिंह ऐसी ऐसी चालबाजियाँ सोचता है कि जिनके बारे में कभी कोई ख्याल भी नहीं कर सकता। ये भी उसकी अय्यारी की एक चाल है। इन इश्तहारों के ज़रिए उसने अपने पिता को बेगुनाह और गजेंद्र सिंह को गुनाहगार साबित करके रियाया को अपने हक में लेना चाहे। हम में से किसी ने सोचा भी नहीं था कि वह इस तरह रियाया को अपने हक में लेगा। इस तरह से वह रियासत से ही बगावत करा देना चाहता है। अब तो वह जो भी कुछ करे थोड़ा ही है, सुरेंद्र सिंह ने कहा। यह बात भी पक्की है कि रियाया भी एक ज़बरदस्त ताकत होती है। अगर भरतपुर की रियाया हमारे खिलाफ हो गई तो बड़ी मुसीबत होगी। हमें इस बात का कोई इंतज़ाम सोचना चाहिए, सूर्यजीत का अय्यार गंगोत्री बोला। ये बात भी हमें समझ लेनी चाहिए कि भरतपुर की रियाया पर इस इश्तहार का काफ़ी असर हुआ है। सिपाहियों के यहाँ आने का अंदाज़, उनके चेहरे का पीलापन, ये सब बातें इस हकीकत को जाहिर कर रही हैं कि रियाया और मुलाजिम इस इश्तहार को पढ़कर गुमराह हो गए हैं। शेर सिंह ने इस तरह की कार्रवाई करके अपना मकसद पूरा कर लिया है। अब सबसे पहले हमें इस तरह का इंतज़ाम करना चाहिए कि रियाया और मुलाजिमों को भी अपने हक में करें। मगर ऐसा इंतज़ाम क्या हो सकता है? विष्णु सिंह ने कहा। इस बात का जवाब तो अब हम सबको आपस में ही विचार करने के बाद ही निकालना चाहिए, गोपाल दास ने कहा। सुरेंद्र सिंह के चेहरे पर इस वक्त कुछ संतोष के से भाव थे। वे इस बात को तो अच्छी तरह जानते ही थे कि हकीकत वही है जो इस इश्तहार में लिखी है, परंतु इस बात को वह अच्छी तरह समझते थे कि अगर इन सबको पता लग गया कि हकीकत यही है तो बहुत सी रियाया ही उनके खिलाफ़ नहीं भड़क जाएगी, बल्कि यहाँ मौजूद लोगों में से भी कुछ लोग उनके खिलाफ़ हो जाएंगे। मगर इस वक्त उनके चेहरे पर संतोष के भाव इसी सबब से देखे जाते हैं कि वे सभी सुरेंद्र सिंह को सच्चा और शेर सिंह को झूठा समझ रहे हैं। वे बोले, अब आप ही लोग हमारे मददगार हैं। आप ही सोच समझ कर कोई ऐसी तरकीब निकालिए कि जिससे इस मुसीबत से छुटकारा मिल जाए। आप सब अय्यार हैं और फिर अच्छी तरह से खूब ही सोच समझ सकते हैं।
इसके बाद उन सभी अय्यारों के बीच बातचीत शुरू होने लगी। आधे घंटे की झकझक के बाद गोपाल दास ने राय दी, हमारा ख्याल तो यह है कि भरतपुर की दीवारों पर जहाँ जहाँ ये स्टार चिपक रहे हैं उनके ऊपर आज की रात हम भी स्टार चिपकवा दें। सबने ही गोपाल दास की ये राय पसंद की। फिर भी विष्णु सिंह बोला, मगर हमारे स्टार के लिए क्या मजमून हो? मजमून को तो मैं बोलता हूँ, तुम लिखो, गोपाल दास ने कहा। ऐसे ही किया गया। विष्णु सिंह मजमून लिखने लगा। गोपाल दास बोल रहा था। उनके इश्तहार का मजमून इस तरह था, हमारी प्यारी रियाया और मुलाजिमों, आपने कल कुछ स्वार्थी लोगों का इश्तहार पढ़ा। आप समझ ही गए होंगे कि आपको किस तरह गुमराह करने की कोशिश की गई। यह इश्तहार सरकारी और खुद राजा सुरेंद्र सिंह की ओर से चिपकाया जा रहा है। खुद राजा सुरेंद्र सिंह आपसे मुखातिब हैं। उनके लफ्ज़ों को गौर से पढ़िए। मेरी वफ़ादार रियाया और मुलाजिमों, हम अच्छी तरह से जानते हैं कि आप इतने अक्लमंद हैं कि आप इतनी आसानी से एक अय्यार की अय्यारी में नहीं फंस सकते। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि शेर सिंह एक अय्यार है। आप तो मानते ही होंगे, हम भी मानते हैं कि शेर सिंह एक ज़बरदस्त अय्यार है। आज से पहले वह हमारे साथ था और अपनी अय्यारियों से हमारे दुश्मनों को बड़ा धोखा दिया करता था। मगर आज कितनी बदनसीबी की बात है कि वह हमारे दुश्मनों से मिला है। हम और हमारी रियाया पर भी वही चाल चलना चाहता है जो वह हमारे दुश्मनों पर चलाया करता था। परंतु हम और आप खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि झूठी बातें गढ़ने में शेर सिंह कितना होशियार है, और फिर अपनी इसी तरह की खासियतों की वजह से वह दबंग अय्यार कहलाता है। सावधान, हमारी रियाया होशियारी से दिमाग लगाकर हर बात सोचे। इस ज़बरदस्त अय्यार की अय्यारी में किसी भी तरह ना आए। आप सबने शेर सिंह की अय्यारी के कारनामे खूब सुन रखे हैं। आप सबको मालूम है कि शेर सिंह अय्यारी के मामले में किस कदर झूठी कहानियाँ गढ़ता है। वह किस तरह झूठ मूठ बातों का प्रचार करके हालातों को अपने हक में करता है। आज तक वह अपनी इन सब खूबियों को हमारे दुश्मनों के खिलाफ इस्तेमाल करता था, मगर आज वह दुश्मनों के साथ जा मिला है और उन्हीं तरकीबों को हमारे खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। मगर हमारी रियाया उसकी इन तरकीबों से खूब अच्छी तरह वाकिफ़ है और इतनी बुद्धू नहीं है कि उसकी अय्यारी में फंसकर वह झूठ को सच और सच को झूठ समझ लेगी। रियाया समझ सकती है कि यह सब इसलिए हुआ है कि हमने लक्ष्मी को गिरफ्तार जो कर लिया। आप खुद ही फैसला करें कि हम कांता की शादी रमाकांत से करना चाहते थे, मगर लक्ष्मी कांता को इस बात के लिए भड़का रही थी कि कांता हमारे खिलाफ बगावत कर दे, अर्थात रमाकांत से शादी के लिए इनकार कर देवी देव सिंह से शादी के लिए जिद करे। अब आप ही सोचिए, क्या लक्ष्मी राजकुमारी कांता को भड़काने का जुर्म नहीं कर रही थी? हमने इसी जुर्म में लक्ष्मी को कैद कर लिया। जैसे ही लक्ष्मी के कैद होने की खबर शेर सिंह को लगी, तभी से वह भी हमारे खिलाफ हो गया। वह दुश्मनों से जा मिला और उन्हें हमसे ही अय्यारी करके हमारी बेटी की शादी देव सिंह से करा दी। राजकुमारी कांता की शादी किस कदर धोखे के साथ हुई है, उस सबसे भी आप वाकिफ़ हैं। क्या शेर सिंह का वह तरीका धर्म के मुताबिक था? इधर उसने लक्ष्मी को कैद से निकाला, उधर महारानी रूपमती का हरण करके लक्ष्मी को महल में महारानी के भेष में बिठाया। इस बात से साफ जाहिर है कि वह भरतपुर रियासत में किसी तरह की गड़बड़ करना चाहता था। मगर हमारे अय्यारों ने लक्ष्मी का भेद जान लिया, उसे पकड़कर फिर गिरफ्तार कर लिया। इसके जवाब में इस जालिम शेर सिंह ने महारानी रूपमती की हत्या कर दी। इन 3 दिनों में शेर सिंह ने हमारे खिलाफ जो कुछ काम किए हैं, वे सब रियाया के सामने हैं। इन कामों से ही आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि शेर सिंह हमारे दुश्मनों से जा मिला है। अब उसने हमसे बदला लेने और भरतपुर का राज हड़पने की एक नई चाल सोची है। आप ये तो खूब अच्छी तरह से जानते हैं कि चाल सोचने में शेर सिंह माहिर है। जब आप इतना जानते हैं तो हम समझते हैं कि आप में से कोई भी शेर सिंह की चाल में नहीं आएगा। उसने अपने इश्तहारों में एक झूठी कहानी को छापकर आपको भड़काना चाहे, मगर हम जानते हैं कि हमारी रियाया ऐसी नादान नहीं है कि एक अय्यार की अय्यारी में फंसकर गुमराह हो जाए। हकीकत वह नहीं है जो शेर सिंह के उन इश्तहारों में छपी है। हकीकत वही है जो हमारे पिता स्वर्गीय गजेंद्र सिंह ने उन दिनों रियाया को बताई थी। ये गलत है कि निर्भीक सिंह हमारे पिता को मुलाजिमों में बांटने के लिए तनख्वाह दिया करते थे, या निर्भीक सिंह के नाम से कर वसूली में हमारे पिता स्वयं जुल्म करते थे। यह हकीकत नहीं बल्कि शेर सिंह की मनगढ़ंत कहानियाँ हैं। हमारी रियाया को हमारे खिलाफ भड़काने की अय्यारी से भरी चालें हैं। हमने शेर सिंह की ऐसी बहुत सी अय्यारी देखी हैं, सो हम या हमारी रियाया इस तरह धोखे में नहीं आएगी। शेर सिंह या देव सिंह के पास इस बात का क्या सबूत है कि वे दोनों निर्भीक सिंह के लड़के हैं? इस तरह तो ये बात कोई भी कह सकता है, मगर बिना सबूत के हम मान कैसे लें? हमारे ख्याल से ये बात बिल्कुल झूठी है कि निर्भीक सिंह के लड़के हैं। और अगर कुछ देर के लिए मान भी लें कि उनकी ये बात सच है, तो फिर वे एक ऐसे राजा के लड़के हैं जिसने रियाया पर जुल्म किया, और इस नज़रिए से भी बिल्कुल नहीं बख्शा जाएगा। ये बात भी बिल्कुल झूठी है कि हमारे पिता ने निर्भीक सिंह और रुक्मणी पर कोड़े बरसाए। कोई भी चित्रकार अपने मन से इस तरह की तस्वीर बना सकता है,
हकीकत यह है कि उन्होंने गैरत के सबब से आत्महत्या कर ली थी। चलो एक बार को हम ये मान भी लेते हैं कि शेर सिंह के इश्तहार में लिखी सब बातें सच हैं। मान लिया कि निर्भीक सिंह हमारे पिता को मुलाजिमों में बांटने के लिए तनख्वाह देते थे। ये भी मान लिया कि हमारे पिता अपनी इच्छा से बगैर निर्भीक सिंह के हुक्म के कर वसूली में जुल्म करते थे। इन सब बातों को मानने के बाद भी कई ऐसे सवाल उठते हैं जिससे शेर सिंह का झूठ पकड़ा जाता है। पहली बात तो यही है कि जब 4 महीने तक लगातार ऐसा होता रहा तो क्या निर्भीक सिंह को ये मालूम नहीं पड़ा कि गजेंद्र सिंह ने 4 महीने से किसी को भी तनख्वाह नहीं दी है? क्या उनके एक भी मुलाजिम ने यह शिकायत नहीं की? क्या उनके कानों में इस तरह की कोई आवाज़ नहीं पहुंची कि कर वसूली के लिए उनके राज्य में किस किस तरह के जुल्म होते रहे? किसी भी राजा की रियासत में 4 महीने तक ऐसा चले और राजा को मालूम ना हो, ये बिल्कुल नामुमकिन। परंतु अगर हम इस नामुमकिन को मुमकिन मान भी लें तो भी निर्भीक सिंह ही गुनाहगार साबित होते हैं। क्या किसी शहंशाह का अपनी रियाया की तरफ से इस तरह गाफिल हो जाना ठीक होता है? अगर इन सब बातों पर भी ध्यान नहीं दिया जाए तो ये भी सोचने की बात है कि जिस वक्त निर्भीक सिंह और रुक्मणी ने आत्महत्या की उस वक्त उनका बड़ा लड़का 2 साल का और छोटा 1 साल का था। अतः उनमें से कोई भी इतना समझदार ना था जो बातों को समझ सकता। फिर सवाल ये उठता है कि शेर सिंह को ये कैसे मालूम हो कि निर्भीक सिंह मुलाजिमों की तनख्वाह हमारे पिता को देते थे, अथवा निर्भीक सिंह ने हमारे पिता को कर वसूली के लिए रियाया पर जुल्म करने के हुक्म नहीं दिया था? हम इस बात पर कैसे यकीन कर लें? हालांकि ये बात तो थी नहीं, लेकिन अगर थी भी तो शेर सिंह को ये बात मालूम कैसे हुई? शेर सिंह के पास इस बात का कोई जवाब नहीं है। अतः साफ जाहिर है कि यह कहानी मनगढ़ंत है। किसी भी तरह सोचने पर शेर सिंह सच्चा साबित नहीं हो सकता। ये सब बातें हमारी रियाया को अच्छी तरह से समझ लेनी चाहिए। रियाया के एक भी आदमी को शेर सिंह के धोखे में नहीं आना है। हमारी रियाया इतनी समझदार है कि झूठ और सच को पकड़ सके, इसका हमें यकीन है। अब हम थोड़े से अल्फाजों में शेर सिंह के उस इश्तहार का जवाब देते हैं। उसने हमें भरतपुर पर चढ़ाई करने की धमकी दी है, तो वह भी कान खोल कर सुन ले कि अय्यार अय्यार ही होता है। शहंशाह बनने के ख्वाब उसे नहीं देखने चाहिए। अय्यार कभी शहंशाह नहीं बन सकता। ये मानते हैं शेर सिंह कि तुम इस युग के अच्छे अय्यार हो, मगर मैदान जंग में अय्यारी नहीं बेटे, तलवारें चलती हैं। अगर तुमने भरतपुर पर चढ़ाई करने का चैलेंज दिया है तो इश्तहारबाजी क्या कर रहे हो? आओ मैदान जंग में और देखो कि किसकी तलवार में कितना दम है। हमें तुमसे जंग कबूल है, लेकिन ध्यान रहे तुम्हारी लड़की अभी तक हमारे पास है। राजा सुरेंद्र सिंह। शाम होते होते भरतपुर की दीवारों पर लगे शेर सिंह के इश्तहारों को सुरेंद्र सिंह के इन इश्तहारों ने अपने नीचे दबा दिया। अब पूरे भरतपुर में शेर सिंह का एक भी इश्तहार ऐसा नहीं था जिसे पढ़ा जा सकता। भरतपुर के रियाया और मुलाजिमों ने यह सरकारी इश्तहार पढ़ा और इसी इश्तहार की बात सबको सच लगने लगी। शेर सिंह को सब झूठा समझने लगे। मगर एक रात गुजर जाने के बाद जब भरतपुर में सुबह हुई तो लोगों ने सरकारी इश्तहारों के बराबर में एक और इश्तहार लगा देखा। इस इश्तहार में भी वही तस्वीर और जलती हुई मशाल दिखाई गई थी, मगर इसका मजमून कल के इश्तहार से अलग था। भरतपुर की किसी भी दीवार पर कोई भी सरकारी इश्तहार ऐसा नहीं था जिसके बराबर में यह नया इश्तहार ना लगा हुआ। उसका मजमून इस प्रकार था: भरतपुर की रियाया और मुलाजिमों, बेशक आपको गुमराह करने के लिए सुरेंद्र सिंह की तरफ से काफ़ी अच्छे मजमून का इश्तहार चिपकाया गया। माना कि उस वक्त हम दोनों भाई इतने छोटे थे कि हमें उस वक्त की कुछ भी याद नहीं। जब तक मुझे हकीकत पता नहीं लगी उस वक्त तक मैं बेशक सुरेंद्र सिंह का वफादार अय्यार भी था, मगर अब मैं अय्यार नहीं, भरतपुर की रियासत का वारिस हूँ। जो भी कुछ हमने पहले इश्तहार में लिखा था हकीकत वही है, और ये सारी हकीकत हमें गुरु भूतेश्वर नाथ ने बताई है। बेशक हमारे पिता की यह गलती थी कि उन्होंने अपने दीवान गजेंद्र सिंह पर ज़रूरत से ज़्यादा यकीन किया और रियासत का काम उसे सौंपकर खुद उधर से बिल्कुल लापरवाह हो गए। मगर रियाया का कोई भी आदमी अच्छी तरह सोच सकता है कि अगर कोई राजा अपने किसी मुलाजिम पर यकीन करे तो क्या उस मुलाजिम को इस तरह का विश्वासघात करना चाहिए? हम ये मानते हैं कि हमारे पिता ने गजेंद्र सिंह पर यकीन करके अपना फ़र्ज़ नहीं निभाया, मगर गजेंद्र सिंह की तरह विश्वासघात करना कितना बड़ा गुनाह है, ये तो आप खुद भी सोच सकते हैं। खैर, सुरेंद्र सिंह ने अपने इश्तहार में इश्तहारबाजी करने को मना किया। सच, अब इश्तहार नहीं, मैदान जंग में तलवारें ही चमकेंगी। हमें खुशी हुई कि सुरेंद्र सिंह ने बहादुरी के साथ हमारा चैलेंज कबूल किया। सच्चे हम हैं या तुम, ये फैसला तो रियाया के सामने जंग के बाद हो जाएगा सुरेंद्र सिंह। पहले जंग ही सही। खबरदार, समझ लो कि जंग होनी निश्चित हो गई है। अपनी पूरी तैयारी कर लो सुरेंद्र सिंह। ऐसा ना हो कि शिकस्त के बाद तुम यही कहते फिरो कि हमने तुम्हें मौका नहीं दिया। तुम्हारे लिए पूरा मौका है। अपनी पूरी तैयारी के साथ नंदा घाटी के मैदान में उतारो।
हमारी सेनाएं कल शाम ही वहाँ पहुँच जाएंगी। अगर तुम हमारी सेनाओं को 200 कदम पीछे हटा दो तो हम अपनी शिकस्त कबूल कर लेंगे, और तुम्हारी शिकस्त उस वक्त नहीं मानेंगे जब तक कि भरतपुर के महल पर कब्जा न कर लेंगे। हम अपनी जीत उसी वक्त समझेंगे जब नंदा घाटी के मैदान में लड़ती तुम्हारी फौजों को खदेड़ कर भरतपुर महल में और फिर महल पर कब्जा कर लें। अगर हम मर्द हैं तो अब किसी तरह की कभी भी इश्तहारबाजी नहीं करेंगे, और तुम पर भी यही बात लागू है। तुमने कहा कि हम अय्यार हैं और कभी शहंशाह नहीं बन सकते, मगर ये तुम्हारी भूल है सुरेंद्र सिंह। रियाया को हक में करने के लिए तुम झूठे इश्तहार लगा सकते हो, किंतु अपने दिल से इस झूठ को नहीं कह सकते। तुम्हारा दिल जानता है कि हमारी शराहों में खानदानी खून राजा निर्भीक सिंह का खून बड़ी तेज़ी से दौड़ रहा है, और फिर तुम्हारी शराहों में हमारे मुलाजिम दीवान का खून। हम अय्यार नहीं, भरतपुर रियासत के राजकुमार हैं। अय्यारी तो हमने अपने गुरु भूतेश्वर नाथ से सीख ली है। अय्यारी के तो तुम हमारे बहुत से पैतरे देख ही चुके हो। अब मैदान जंग में चमकती हुई तलवार भी देखना, ताकि पता लगे कि किसकी रगों में खानदानी शहंशाह का खून है। अपने इश्तहार में तुमने ये भी लिखा है कि हम तुमसे लड़ने में अय्यारी की जगह मैदान जंग का सहारा लें, मगर लगता है कि उस इश्तहार का मजमून तुमने नहीं, किसी अय्यार नहीं बनाया, क्योंकि तुम्हारे मजमून की आखिरी लाइन ऐसा जाहिर करती है कि तुम्हारे अय्यार अय्यारी के मैदान में भी हमारे सामने आना चाहते हैं। ध्यान से अपने इश्तहार को पढ़ो। उसमें एक जगह ये धमकी दी गई है कि जंग मैदान में उतरने से पहले मैं इस बात का ख्याल कर लूँ कि लक्ष्मी तुम्हारी कैद में है। ऐसी धमकियाँ देना अय्यारों का काम है सुरेंद्र सिंह। वे बहादुर नहीं, जिन्हें मैदान जंग में झंझनाती तलवारों से मोहब्बत होती है, वे बहादुर होते हैं। अगर खुद को बहादुर समझते हो तो जंग से पहले लक्ष्मी को लौटा देना, वरना समझना कि तुम बहादुर हो नहीं, बल्कि अपने बारे में तुम्हें वहम हो गया है। इस बात का भी खूब ख्याल रखना कि मैदान जंग के ज़रिए भरतपुर के महल तक पहुंचने में कुछ देर लगे, लेकिन अय्यारी के ज़रिए तो यह हाल होगा कि तुम्हें यह भी पता ना लगेगा कि महल कब तुम्हारे कब्जे से निकलकर हमारे दखल में आ गया। ये अल्फाज इसलिए लिखे हैं कि अपने अय्यारों को ज़रा काबू में रखना। कहीं ऐसा ना हो कि मुद्दे के बीच में भी अय्यार लोग किसी तरह की अय्यारी करने के लिए युद्ध के बीच में भी अय्यार लोग किसी तरह की अय्यारी करने की कोशिश करें और हम में से किसी भाई को इस मैदान में भी उतरना पड़े। बस, इससे ज़्यादा क्या लिखें। शेर सिंह और देव सिंह। पहले दिन की तरह ही आज भी सुरेंद्र सिंह, सूर्यजीत, बलराम सिंह और हरनाम सिंह के अलावा सभी अय्यार उसी कमरे में मौजूद थे। जब उन्हें इस बात की खबर लगी कि हमारा इश्तहार पढ़कर रियाया ने हमें ही सच्चा माना है, तो वहाँ खुशी की लहर दौड़ गई। खुशी से झूमते हुए सबके सब इसी बारे में बातचीत करने लगे। सब गोपाल दास की तारीफ कर रहे थे, जिसने उस इश्तहार का मजमून बनाया था। गोपाल दास जैसे कि अपने मन ही मन फूले नहीं समा पा रहे थे। अभी लोगों के मुंह से निकलती उनकी तारीफ खत्म भी ना हुई कि सिपाही ने शेर सिंह का वह इश्तहार लाकर पकड़ा दिया, जिसे आप ऊपर पढ़ाएं। जब यहाँ बैठे लोगों ने उसका मजमून जाना तो चेहरों पर मुर्दानगी छा गई। अय्यार तो अय्यार, खुद सुरेंद्र सिंह, सूर्यजीत, बलराम और हरनाम सिंह एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। कई शायद तक उनके बीच सन्नाटा छाया रहा। इस सन्नाटे को महाराज सूर्यजीत ने यह कहकर तोड़ा, तो मैदान जंग में भी आने को तैयार है। अब क्या करें? हमारे ख्याल से इस मामले में सबसे पहले अय्यार मंडली की राय जान लेना ही ज़रूरी होगा, सुरेंद्र सिंह ने कहा। हम सबके सरदार तो गोपाल दास ही बने हुए हैं, इन्हीं से पूछो कि अब क्या किया जाए, नरेंद्र नाथ ने जवाब दिया। सबकी निगाह गोपाल दास पर टिक गई। गोपाल दास को कुछ सूझ तो रहा नहीं था, मगर ऐसे वक्त में ना बोलकर अपनी तौहीन भी कैसे बर्दाश्त करते, सो बोले, हमें तो इस बात का गुमान भी नहीं था कि शेर सिंह जंग के लिए तैयार भी हो सकता है। इस बात की उम्मीद तो हम में से किसी को भी नहीं थी, गंगोत्री ने कहा। मगर सवाल तो यह है कि इस वक्त हमें अपने हालात पर सोचना है। इस वक्त हमारे सामने दो रास्ते ही हैं, पहला अय्यारी और दूसरा जंग। इनमें से कौन सा बेहतर होगा? अय्यारी के मामले में तो हम सब शेर सिंह को जानते ही हैं, गोपाल दास ने कहा। कदाचित किसी भी अय्यार को यह कहने में किसी तरह की हिचकिचाहट नहीं होगी कि अय्यारी के मामले में हम में से कोई भी शेर सिंह के मुकाबले का होगा। उधर देव सिंह के भी दो चार कामों ने यह साबित कर दिया है कि वह शेर सिंह से किसी भी तरह कम नहीं है। तीसरे, उन दोनों के गुरु भूतेश्वर नाथ ही हैं। कदाचित उनके वर्तमान शागिर्द भी इस काम में उनके मददगार बनेंगे। इसका सीधा सा मतलब है कि अय्यारी के मैदान में हम उनसे कमज़ोर हैं। जहाँ तक जंग का सवाल है, उसमें हमें ऐसा नज़र नहीं आता कि वह हमारी सेनाओं के सामने टिक सकेंगे। कल रात हमने अय्यारी करके ये तो पता लगा लिया है कि युद्ध के लिए किसी भी राजा की मदद उनके पास नहीं है। फिर ये समझ में नहीं आता कि वे किस बूते पर जंग के लिए तैयार है। हमसे टकराने लायक कौन सी सेना है? एक अंदाज़ा तो मेरा है, गंगोत्री ने कहा। आप सबने भी सुना होगा, जिस वक्त शेर सिंह और बंकम दास चंपानगर के कैद खाने से शंभूदास और रमाकांत को निकाल कर भाग रहे थे, उस वक्त कुछ अज्ञात काले नकाबपोश घुड़सवारों ने शेर सिंह की मदद की थी। मुमकिन है कि उन्हीं के बूते पर शेर सिंह जंग के लिए तैयार हो।
ये भी मुमकिन है वे आदमी भूतेश्वर नाथ के ही हों। बात तो तुम्हारी कुछ जस्ती है, मुन्नालाल ने कहा। अगर वे चंद घुड़सवार क्या हमारी फौजों से टकरा सकेंगे? ये क्या ज़रूरी है कि वह घुड़सवार उतने ही हों जितने कि वहाँ आए थे? विष्णु सिंह ने कहा। मुमकिन है कि भूतेश्वर नाथ ने उनकी पूरी एक फ़ौज तैयार कर रखी हो और वहाँ सिर्फ एक टुकड़ी हो। जिस तरह बंकम दास ने उस मंडली की बहादुरी का हाल बयान किया था, उससे तो वही लगता है कि वे लड़ने में माहिर हैं। वे लड़ने में चाहे कितने भी माहिर हों, चंद्रराम ने कहा, चाहे उनकी तादाद कुछ भी हो, ये बात तो पक्की है कि उनकी तादाद किसी भी तरह से भरतपुर की फ़ौजों के बराबर नहीं होगी। फिर हमारी फ़ौजों में भी तो एक से एक योद्धा मौजूद हैं। इस तरह से कुछ देर तक इसी बारे में बहस होती रही। आखिर में यही फैसला हुआ कि जंगी होनी चाहिए। अय्यारी के ज़रिए इस वक्त शेर सिंह से जीतना बहुत मुश्किल है। जंग में जीतने के ही ज़्यादा मौके हैं। जब यह तय हो गया कि नंदा घाटी के मैदान में जंग होगी, तो फिर सुरेंद्र सिंह ने गोपाल दास से पूछा, लक्ष्मी के बारे में तुम सभी लोगों की क्या राय है? क्या आप उसे शेर सिंह के सुपुर्द करने का ख्याल कर रहे हैं? गोपाल दास ने सवाल किया। इसके बारे में हम तुम्हारी राय को जानना चाहते हैं। लक्ष्मी एक ऐसा मोहरा है महाराज, जिसे वक्त पड़ने पर हम बड़ी खूबसूरत तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। गोपाल दास ने कहा। उसे शेर सिंह के सुपुर्द करने का तो ख्याल ही नहीं। ये तो है ये तो है नहीं कि जंग होगी तो तैयारी बिल्कुल ही बंद हो जाएगी। इस मैदान में वो हमारे काफ़ी काम ही आएगी। फिलहाल उसे कब्ज़े में रखना ही हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा। ठीक है। अभी सुरेंद्र सिंह कुछ और कहना ही चाहते थे कि अचानक किसी ने फिर दरवाज़ा खटखटा दिया। दरवाज़ा खोला तो एक सिपाही कमरे के अंदर दाखिल हो गया और फिर उसने सुरेंद्र सिंह की इजाज़त से खबर दी। भरतपुर की दक्षिणी सीमा पर 16 नंबर पड़ाव में कोई आधे घंटे पहले एक शेर ने आकर खलबली मचा दी। उस शेर ने कई सिपाहियों को बहुत ही घायल कर दिया। बहुत कोशिशों के बाद भी उसे कोई पकड़ नहीं सका। वह जंगल में गुम हो गया। ये खबर सुनकर सुरेंद्र सिंह को इतना गुस्सा आया कि वह खुद को संभाल नहीं सके। फिर चीख पड़े, ये क्या इतनी ज़रूरी खबर है कि तुम्हें यह बताने के लिए वहाँ से यहाँ आना पड़ा? शेर ने घायल कर दिया है तो वैसे इलाज करवा लो। मगर महाराज, वह शेर तो कुछ कागज़ों को वहीं पर छोड़कर भाग गया है। सहमकर सिपाही ने कुछ कागज़ दिखाते हुए कहा। ओह, गोपाल दास के मुंह से निकला। वो शेर वेर कुछ नहीं था। वो भूतेश्वर नाथ शेर सिंह या देव सिंह में से ही कोई था। कदाचित वो उस तरीके से हमारे लिए कोई पैगाम दे गया है। जी हाँ, ऐसी ही बात है, सिपाही ने कहा। हमने इन कागज़ों को पढ़ लिया है। अब यह मामला को सुरेंद्र सिंह की समझ में आ गया। बोले, इन कागज़ों में क्या लिखा है? इन कागज़ों में तो एक ऐसी बात लिखी है जिसका अभी कोई गुमान भी नहीं कर सकता, सिपाही ने कहा। आप खुद भी इन कागज़ों को पढ़कर उछल पड़ेंगे। जो कुछ उसने लिखा है उसे पढ़कर शायद आपको भी यकीन ना आए। ऐसा क्या लिखा है इन कागज़ों में? सुरेंद्र सिंह झुंझला पड़े। जो कुछ इनमें लिखा है महाराज, सिपाही ने कहा, उसे मैं आपके सामने अपने मुंह से कहकर आपकी शान में गुस्ताखी नहीं कर सकता। मुमकिन है कि आप खुद यह कागज़ पढ़ लें। मेरी तो यही राय है कि आप किसी दूसरे से भी यह कागज़ ना पढ़वाएं बल्कि खुद ही पढ़ें, क्योंकि अगर इसमें लिखी बातें सच हैं तो किसी की भी ऐसी हिम्मत नहीं होगी कि वो आपको यह कागज़ पढ़कर सुना सके। सिपाही की बातों ने कागज़ों के प्रति सभी का कौतूहल बढ़ा दिया। सभी सोचने लगे कि ऐसा उन कागज़ों में क्या लिखा है। न जाने क्या सोचकर सुरेंद्र सिंह ने वे कागज़ सिपाही के हाथ से खुद ही ले लिए और खोल कर पढ़ने लगे। वे सिर्फ दो कागज़ थे। पहला कागज़ पढ़ते पढ़ते उनके चेहरों पर हज़ारों रंग उभरे। दुख, पीड़ा, अफसोस और गुस्से के न जाने कितने रंग उनके चेहरे पर आए। सबकी नज़र उन्हीं के चेहरे पर जमी थी। पहला कागज़ पढ़ने के बाद उन्होंने जल्दी से दूसरा पढ़ा और तेज़ी से पढ़ते चले गए। पढ़ते पढ़ते इस बार उनके चेहरे पर पहले से भी ज़्यादा भाव उभरे। न जाने उनकी आंखें क्या पढ़ रही थीं। दूसरा कागज़ पूरा पढ़ने के बाद उन्होंने ध्यान से उस कागज़ को देखा और सबके देखते ही देखते उन्हें चक्कर सा आया और महाराज सुरेंद्र सिंह बेहोश होकर मसारी पर लुढ़क गए। सभी बुरी तरह चौंके और तेज़ी से उनकी तरफ लपके। गोपाल दास ने उनके हाथ से छूटे कागज़ों को उठाना चाहा तो आगंतुक सिपाही ने उससे पहले झपट कर तेज़ी से वे कागज़ उठा लिए और कागज़ों को संभाल कर 2 कदम पीछे हटता हुआ बोला, महाराज की इजाज़त के बिना इन्हें कोई नहीं पढ़ सकता। 5वां बयान। शंभुदास का भेद खुलने पर तो मज़ा ही आ गया। दरख्त पर बैठी चमेली ने जब उन दोनों में से एक के मुंह से ये अल्फाज सुने तो वह एकदम सतर्क हो गई। आप कथानक में पीछे भी चमेली का नाम पढ़ा है। कायदे में तो आपको याद होना चाहिए, लेकिन अगर याद नहीं है तो याद कीजिए कि चमेली रानी देवकी के अय्यारों में से एक है। देवकी की एक अय्यारा यानी अंगूरी के बारे में तो आपको ज़रूरी याद होगा। अंगूरी पल्लवी का पीछा करते हुए तालाब वाले मकान पर पहुंची। इसके बाद वहां जहां शंभूदास और रमाकांत को चामुंडा इत्यादि ने रखा था, वहां अंगूरी ने अपनी अपनी जानते में शंभुदास की हत्या की। इतना काम करके वह पल्लवी बनी और तालाब वाले मकान पर आकर भूतेश्वर नाथ से मिली, परंतु भूतेश्वर नाथ ने उसे गिरफ्तार कर लिया। हम यहाँ पाठकों को साफ साफ बता दें कि देवकी ने अंगूरी और चमेली को साथ साथ ही शंभुदास की हत्या करने का काम सौंपा था।
दिन में वे अलग अलग होकर जंगल में टोलियाँ करती, शाम को एक निश्चित जगह पर मिलती, फिर सारी रात अलग अलग होकर टोलियाँ करती और सुबह के वक्त फिर मिलती। वह क्रम लगातार 3 दिन तक चलता रहा, मगर चौथी रात के बाद सुबह को अंगूरी निश्चित जगह पर नहीं पहुंची। अंगूरी की सूरत देखे बिना चमेली को कई दिन हो गए। वह दिन रात जंगल में टोलियाँ करती है, मगर कुछ फ़ायदा नहीं। शंभुदास की किसी खबर की तो बात ही दूर, अंगूरी की सूरत भी देखने को नहीं मिली। आज की रात भी वह इसी ठो में थी कि जंगल में कहीं दूर से किन्हीं दो व्यक्तियों की बातचीत करने की आवाज़ आई। उसने महसूस किया कि यह आवाज़ उसके करीब ही आती जा रही है। चमेली झपट कर दरख्त के जड़ के पीछे हो गई। जब बातचीत करके वे दोनों आदमी उस दरख्त के नीचे से गुजरे, तो उसने उनमें से एक के मुंह से निकला वाक्य बखूबी सुना, और शंभुदास का नाम सुनकर वह चौंक पड़ी। चौंकने की बात भी थी, क्योंकि इतने दिन से वह जंगल में शंभुदास के लिए तो मारी मारी फिर रही थी। उसने ध्यान से उन आदमियों को देखा। उनका लिबास और बगल में लटका हुआ बटुआ साफ बताई देता था कि वे अय्यार हैं। चमेली उन्हीं के पीछे लग गई। चमेली इतनी दूर रहकर उनका पीछा कर रही थी कि वे अगर मुड़कर भी देखें तो आसानी से उसे ना देख सकें। इसी सबब से वह उनमें होने वाली बातचीत साफ साफ नहीं सुन सकती थी। ये रात का कोई दूसरा पहर था और हल्की हल्की चांदनी जंगल में बिखरी हुई थी। उसी के सहारे चमेली बराबर उनका पीछा कर रही थी। लगातार 1 घंटे के बाद पीछा करती हुई वह एक पथरीली गुफा के पास पहुंच गई। इस गुफा पर पहुंचकर उन दोनों आदमियों ने सावधानी से इधर उधर देखा। उस वक्त चमेली एक बड़े से पत्थर के पीछे छुप गई थी। आश्वस्त होकर वे दोनों गुफा में घुस गए। चमेली भी उनके पीछे लपकी। गुफा में घुसने के बाद उसने देखा कि उन दोनों में से एक के हाथ में जली हुई मोमबत्ती थी, और वे दोनों उसी की रोशनी में आगे बढ़े चले जा रहे थे। कई मोड़ घूमने के बाद चमेली ने एक मोड़ पर से देखा। सामने थोड़ी ही दूरी पर जाकर गुफा बंद थी। वहाँ गुफा की दीवारों पर 2 मशालें जल रही थीं, और गुफा में एक शेर टहल रहा था। मोड़ पर खड़ी चमेली देख रही थी। वे दोनों आदमी बेधड़क शेर की तरफ बढ़ रहे थे। शेर ने अपनी चमचमाती आंखों से उन्हें देखा और ज़ोर से चिंगाड़ उठा। उसकी चिंगाड़ ऐसी भयानक थी कि पूरी गुफा गूंजती हुई सी नजर आई। मगर वे बिना डरे शेर के नज़दीक पहुंच गए, और उनमें से एक बोला, बकरे का ब्याह करके आए हैं। शेर ने सुना, एक साय ने घूरा और फिर वापस मुड़कर अपने मुंह से मशाल का निचला भाग नीचे से पकड़कर दीवार से मशाल उतार ली। हल्की सी गड़गड़ाहट के साथ वह दीवार हट गई, जिसने गुफा को बंद कर रखा था। चमेली के देखते ही देखते वे दोनों उसमें समा गए। उनके दूसरी तरफ जाते ही शेर ने जलती हुई मशाल फिर उसी तरह दीवार पर लगा दी। रास्ता बंद हो गया। अब चमेली के लिए सोचने की बात थी कि वह क्या करे। उसे मालूम था कि यह शेर उसे आसानी से नहीं जाने देगा। कुछ सोच समझने के बाद वह जिस रास्ते से आई थी उसी रास्ते से वापस लौटने लगी। गुफा के 2 मोड़ पार करने के बाद उसे गुफा में एक ऐसी जगह नजर आई जहाँ अगर कोई छुप जाए तो गुफा में आने जाने वाले उसे आसानी से नहीं देख सकें। कुछ सोचकर चमेली उसी जगह छुप गई। कदाचित चमेली को इस बात का इंतज़ार था कि गुफा के अंदर रहने वाला कोई आदमी आए तो वह किसी तरह अपना काम निकाले। लगातार 1 घंटे की उबाऊ इंतज़ार के बाद उसे सामने के मोड़ पर रोशनी चमकी। वह रोशनी वक्त के साथ तेज़ होती जा रही थी। चमेली को समझने में देर नहीं लगी कि कोई मोमबत्ती हाथ में लिए इधर चला आ रहा है। चमेली की मुराद पूरी हुई और हाथ में जली हुई मोमबत्ती लिए सिर्फ एक आदमी मुड़ा। जैसे ही वह चमेली के पास से गुजर कर एक कदम आगे बढ़ा, चमेली ने लोमड़ी की तरह झपट कर उसकी गर्दन पकड़ ली। उस आदमी को कदाचित ख्वाब में भी इस खतरे की उम्मीद नहीं थी, इसलिए न सिर्फ मोमबत्ती उसके हाथ से छूट गई, बल्कि वह बुरी तरह से बौखला भी गया। जब तक उसका दिमाग कुछ सोचने समझने लायक हुआ और वह कुछ संभला, तब तक चमेली के एक घूंसे ने उसके सारे दांत हिलाकर रख दिए। लहराकर वह ज़मीन पर गिरा। इस बार उसने फुर्ती से उठना चाहा तो नथनों में कुछ खुशबू सी घुसती महसूस हुई। वह बड़ा बुरा फंसा है, यह सोचता सोचता बेहोश हो गया। उसके बेहोश होते ही चमेली ने उसकी टांग पकड़ी और घसीटती हुई उसी जगह ले गई जहाँ वह अब तक छुपी हुई थी। बटुए से मोमबत्ती और चकमक निकाल कर उसने रोशनी की। बटुए से शीशा और सूरत बदलने का सामान निकाला। आधे घंटे की मेहनत के बाद न सिर्फ उसकी सूरत उस आदमी जैसी हो गई थी, बल्कि उसके सारे कपड़े भी चमेली के जिस्म पर थे। उसके नग्न और बेहोश जिस्म को उसी जगह छुपा जली हुई मोमबत्ती अपने हाथ में लेकर वह उसी तरफ बढ़ गई। 2 मोड़ घूमने के बाद ही वह शेर के सामने थी। इस बार वह बेधड़क शेर की तरफ बढ़ गई। शेर उसे देखकर चिंगाड़ा। चमेली ने शेर की तरफ देखकर वही लफ्ज़ कह दिए जो उन दोनों में से किसी एक ने कहे थे। शेर ने उसी तरह मशाल उठाकर रास्ता खोल दिया। चमेली उसमें समा गई। रास्ता पुनः बंद हो गया। अब चमेली उस सुरंग में अकेली थी। मोमबत्ती हाथ में लिए वह आगे बढ़ गई। कई मोड़ घूमने के बाद उसे गुफा की दीवारों के दोनों तरफ कोठरियां नजर आने लगीं। इन कोठरियों के किवाड़ मोटी मोटी सलाखों के थे, अतः हर कोठरी के अंदर का हाल अच्छी तरह से
देखा जा सकता था। ज़्यादातर कोठरियाँ खाली पड़ी थीं। एक कोठरी के करीब जाकर चमेली ठिठकी। उस कोठरी की दीवार में एक मशाल जल रही थी। ज़मीन में एक कोने में कुछ घास पड़ी थी और घास पर कोई लेटा था। चमेली उसका चेहरा नहीं देख सकी, क्योंकि ज़मीन की तरफ मुँह करके वह लेटा था। चमेली जंगले के करीब गई और हल्के से कहा, कौन है? कोठरी में पड़े शख्स ने एकदम पलट कर देखा। उसकी सूरत देखते ही चमेली के मुंह से निकला, अरे अंगूरी, तुम कौन हो? अंगूरी ने उसे घूर कर पूछा। मैं हूँ चमेली, उसने अपनी असली आवाज़ में कहा। यह नाम सुनते ही अंगूरी झपट कर जंगले के पास आई और बोली, तू यहाँ कैसे पहुँची? जिसके भेष में इस वक्त हूँ वही बनकर यहाँ पहुँची हूँ। चमेली ने कहा, मगर तू यहाँ कहाँ घुस गई? ये किसकी जगह है और तुझे किसने यहाँ कैद कर रखा है? क्या यहाँ रहने वाले आदमियों का ताल्लुक किसी भी तरह शंभुदास से भी है? इन सब बातों का जवाब मैं तुझे बाद में दूंगी, अंगूरी ने कहा। इन कमबख्तों ने मेरी अय्यारी का बटुआ भी छीन लिया, वरना मैं 1 घंटे भी इस कैद के अंदर नहीं रहती। खैर, अब तो तू यहाँ पहुँच गई है। तेरे बटुए में लोहे को गलाने वाला अर्क होगा। जल्दी से इस दरवाजे में लगे हुए ताले पर डाल दे। चमेली ने ऐसे ही किया। फिर क्या था, अंगूरी भी कैद से बाहर। अंगूरी बोली, इस कोठरी में मैं 3 दिन से कैद हूँ, और इन 3 दिनों में यहाँ का थोड़ा बहुत हाल तो जान ही गई हूँ। आओ इस तरफ चलें। इस तरह अंगूरी चमेली को अपने साथ लेकर आगे बढ़ गई। थोड़ी देर में वे चौमुहाने पर पहुंच गए। अंगूरी उसे लेकर दाहिनी तरफ बढ़ गई। इस बीच चमेली ने उससे कई सवाल किए थे, जैसे वह जगह किसकी है, तुम यहाँ कैसे फंस गई, और क्या शेर सिंह और बंकम दास शंभुदास को यहीं लाए हैं? मगर अंगूरी ने इन सभी सवालों का एक ही जवाब दिया था, वो ये कि किसी मुनासिब और हिफाजत की जगह बैठकर बातें होंगी। इस वक्त वे दोनों इतनी सकरी गुफा में चल रही थी कि उन्हें एक दूसरे के पीछे चलना पड़ रहा था। चलते चलते ही चमेली ने कहा, यह बात तो पक्की है ही कि इस वक्त हम दुश्मन के घर में हैं। यहाँ भला बात करने के लिए मुनासिब जगह कहाँ मिलेगी? तुम अपना हाल मुख्तसर बाद में बता देना। फिलहाल तो तुम केवल मुझे इतना ही बता दो कि यह जगह किसकी है। अय्यारों के गुरु भूतेश्वर नाथ की। भूतेश्वर नाथ की? चौंकी चमली चमेली। उन जैसे महापुरुष का इस बखेड़े से क्या मतलब? उनका इस बखेड़े से कोई मतलब नहीं है, अंगूरी ने कहा। बल्कि अगर तुम समझो तो ये सारा ही बखेड़ा ही उनका फैलाया हुआ है। उनका शंभुदास से क्या ताल्लुक? इन बातों को सोचोगी तो कुछ भी समझ में नहीं आएगा, अंगूरी ने कहा। इस वक्त सिर्फ तुम्हारे लिए 2-4 बातें जान लेनी ज़रूरी है, ताकि हमारा मतलब आसानी से निकल जाए। सुनो, इस जगह का नाम रमणी घाटी है। यह घाटी भूतेश्वर नाथ के कब्जे में है। गुरु भूतेश्वर नाथ ने ही शंभुदास को यहाँ मंगवाया है। अपनी जान में मैंने शंभुदास को मार दिया था, मगर उस वक्त मैंने बड़ा ही तगड़ा धोखा खाया। मैं जानती हूँ कि भूतेश्वर नाथ ने वहाँ नकली शंभुदास बैठाया था। असली शंभुदास अभी तक जिंदा है। उसे मारकर ही हमें घाटी से बाहर निकलना है। मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा है कि तुम क्या कह रही हो, चमेली ने कहा। ज़रा मुख्तसर में तो कहो। इतना वक्त नहीं है चमेली कि सारा हाल मुख्तसर में कहा जा सके। हाँ, मैं तुझे कुछ ऐसी खास खास बातें ज़रूर बता देती हूँ जिससे तू मामला समझ जाए। कहने के बाद अंगूरी ने खास खास बातें बता दी। हमारे पाठक वे सब बातें पीछे बखूबी पढ़ आए हैं, इसलिए हम यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं समझते। पढ़ें 11वां भाग, पहला बयान। सारी बातों को अच्छी तरह से समझने के बाद चमेली बोली, इसका मतलब यह है कि शंभुदास अभी तक जिंदा हैं, और ये भी मुमकिन है कि अभी तक उन्होंने अपना सारा हाल भूतेश्वर नाथ इत्यादि को बता दिया हो, अंगूरी ने कहा। मगर फिर भी उन्हें मार ही देना ज़्यादा ज़रूरी है। इसी तरह बातें करती हुई वे सावधानी से आगे बढ़ती रहीं। इस जगह सुरंगों का जाल कुछ इस तरह बिछा हुआ था कि वे काफ़ी देर तक सुरंगों में ही चकराती रहीं। कुछ ही देर बाद उन्होंने ऐसा महसूस किया कि वे घूमती हुई कई बार एक ही सुरंग में आ गई हैं। बहुत देर सुरंगों में भटकने के बाद वे एक ऐसे कमरे के पास पहुंच गई जिसके अंदर से रोशनी बाहर आ रही थी। उस कमरे से कुछ लोगों की बातचीत की आवाज़ें आ रही थीं। वे दोनों दबे पांव कमरे के बाहर पहुंचे। बड़ी ही सावधानी से उन्होंने कमरे में झांक कर देखा। कमरे में इस वक्त भूतेश्वर नाथ, सावित्री, कांता, पल्लवी, शेर सिंह, देव सिंह, चामुंडा, गुरबचन सिंह इत्यादि वहीं मंडली बैठी थी जिसका हाल हम ऊपर लिखते रहे हैं। शंभुदास को वहाँ मौजूद देखकर इन दोनों की आंखें चमक उठीं। वे दोनों ध्यान से कान लगाकर इनके बीच होने वाली बातचीत सुनने लगी। भूतेश्वर नाथ कह रहे थे, खैर, अब वक्त आ गया है जब शेर सिंह और देव सिंह को भरतपुर पर कब्जा करना है। सारे भरतपुर में सुरेंद्र सिंह ने जहाँ जहाँ भी इश्तहार चिपकाए हैं, उनके बराबर में हर जगह हमारे इश्तहार चिपक गए हैं। सुबह होने पर भरतपुर की रियाया और खुद सुरेंद्र सिंह भी पढ़ लेंगे। इसके बाद जंग निश्चित है। अब हम एक ऐसी खबर सुरेंद्र सिंह तक पहुंचाना चाहते हैं जिससे सुनकर उसकी ताकत अधूरी रह जाए। वह कौन सी खबर? शंभुदास ने पूछा।
तुम्हारे और कांता बेटी के हाथ से लिखकर वह खबर पहुँचे तो हम दावे से कह सकते हैं कि उसे पढ़कर सुरेंद्र सिंह बेहोश ज़रूर हो जाएगा। महाराज शंभुदास जी, हम कुछ मजमून बोलते हैं, पहले आप उसे लिखिए। कुछ देर तक छाए रहे सन्नाटे के बाद शंभुदास की आवाज़ आई, बोलिए। भूतेश्वर नाथ ने मजमून बोलना शुरू किया। हम जानते हैं कि इस मजमून को पाठक भी जानने के लिए बेचैन है, इसी सबब से लिखे देते हैं। प्यारे सुरेंद्र सिंह, मेरा यानी चंपानगर के राजा शंभुदास का सलाम कबूल करो। सोचते तो ज़रूर होगे कि यह खत मैं तुम्हारे पास क्यों भेज रहा हूँ, मगर जब इस खत को पूरा पढ़ लोगे तो खुद ही समझ जाओगे कि इसे लिखने की क्या ज़रूरत थी। हम जानते हैं कि तुम राजकुमारी कांता की शादी देव सिंह से होने के सबब से बहुत दुखी हो, मगर तुम्हें इस मामले में ज़रा भी फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कांता तुम्हारी बेटी नहीं है। हम जानते हैं कि तुम्हें हमारी इस बात पर कभी यकीन ना आएगा, परंतु इस चिट्ठी के साथ हम तुम्हारे पास एक ऐसा सबूत भेज रहे हैं जिसे देखकर तुम्हें इस हकीकत पर यकीन करना ही होगा। कांता तुम्हारी बेटी नहीं, हमारी बेटी है। कदाचित तुम ये महसूस कर रहे होगे कि ये कैसे मुमकिन है। खैर, यहाँ अपनी कलम से क्या लिखें। अपनी पत्नी महारानी रूपमती की लिखाई तो तुम खूब अच्छी तरह पहचानते ही होगे। वह तुम्हारे लिए महारानी रूपमती थी और हमारे लिए कुमुदनी। तुम्हें अच्छी तरह याद होगा कि जिस वक्त तुम और तुम्हारे पिता कुमुदनी का हाथ मांगने राजा रणधीर सिंह के पास खास बाग गए थे, तो उन्होंने तुमसे कहा था कि वे कुमुदनी की शादी चंपानगर के कुमार शंभुदास से करना चाहते हैं। मगर तुमने ना जाने कौन सी चाल चली कि रणधीर सिंह की कुमुदनी की शादी तुम ही से करने के लिए तैयार हो गए। तुम्हारी शादी हो गई और तुमने कुमुदनी को रूपमती बनाकर रखा। उस वक्त तुम्हारे दिमाग में ये बात नहीं आ सकी कि रणधीर सिंह कुमुदनी की शादी हमसे क्यों करना चाहते थे। उस वक्त नहीं समझे तो हम इस वक्त तुम्हें समझाए देते हैं। सुनो, हम और कुमुदनी आपस में मोहब्बत करते थे। हमारी उसी मोहब्बत की निशानी के रूप में कांता ने तुम्हारे यहाँ जन्म लिया। यकीन नहीं हो सका हो तो आज से 17 वर्ष पहले लिखा अपनी पत्नी का खत पढ़ सकते हो, जो उसने मेरे नाम लिखा था। लेकिन ज़रा ठहर के, कांता भी तुम्हें कुछ लिखना चाहती है, उसे भी पढ़ लो। इसके बाद भूतेश्वर नाथ ने कांता को उस कागज़ पर लिखने के लिए कहा। कांता को उन्होंने जो मजमून बोला वो इस तरह था। मुझे पालने वाले मेरे पिताजी प्रणाम। हालांकि आज मैं ये जान गई हूँ कि आप मेरे पिता नहीं हैं, मगर यह भेद आज से पहले आपको भी नहीं पता था, इसलिए आपका भी कोई दोष नहीं है। आप तो अपनी बेटी ही समझकर मुझे पालते रहे थे। सो अब भी आपको पिता मानना और वैसी इज्जत बख्शना मेरा फ़र्ज़ है। मैं तो अभी तक आपको अपना पिता ही मानती हूँ। आप मेरे पिता तो ज़रूर हैं, मगर क्योंकि आपकी रगों में वो खून नहीं जो मेरी रगों में है, कदाचित इसी सबब से आपने मेरे दिल की बात नहीं मानी और खुशी से मेरी शादी देव से नहीं की। मगर खैर, होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मेरी शादी देव से ही हो गई। आप कहा करते थे ना कि मैं राजकुमारी हूँ, इसलिए मेरी शादी किसी राजकुमार से ही होनी चाहिए, देव जैसे गरीब चित्रकार से नहीं। मगर आपकी इच्छा पूरी हो गई। मेरा नसीब देखो कि देव सिंह एक राजकुमार निकला। आपके पिता ने किस तरह शेर सिंह और देव सिंह से भरतपुर रियासत छीनी, वो मुझे अपने पिता शंभुदास जी की ज़ुबानी मालूम हो गया। मैं सच्चे दिल से लिख रही हूँ कि मैं आज भी आपको अपना पिता मानती हूँ। अतः देव सिंह अब आपके दामाद हो गए। भरतपुर रियासत आपके दामाद की है और हमारी जाति में दामाद का एक भी पैसा खाना हराम समझा जाता है। ये रियासत देव की है, इसलिए आपको बिना हील हुज्जत लौटा देनी चाहिए। वैसे ना सही तो ये सोचकर लौटा दें कि अपनी बेटी को दहेज दे रहे हैं। अगर आप नहीं देंगे तो ये जंग के लिए तैयार हैं, और आप खुद सोच सकते हैं कि एक नारी पिता और पति की जंग में किसका साथ देगी। माँ की जो लाश आपको महल में मिली है उसे शेर सिंह भाई साहब ने नहीं मारा, बल्कि उन्होंने खुद आत्महत्या की है, वादा निभाने के लिए, जो कि इस खत के साथ वाले माँ के खत से आपको मालूम हो जाएगा। राजकुमारी कांता। अब इस खत को कुमुदनी के खत के साथ मिलाकर हम सुरेंद्र सिंह के पास भेज देंगे। खत लिखे जाने के बाद भूतेश्वर नाथ ने कहा, सुबह तक ये दोनों खत सुरेंद्र सिंह के पास पहुँचाने। सुबह होना ही चाहता है। अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन इस मजबून का खत उसके पास पहुँचाने से क्या फ़ायदा होगा। पहली बात तो यह है कि इतने बरसों से वह जिस अंधेरे में था वह बाहर आ जाएगा। भूतेश्वर नाथ ने कहा, आपको भी आज पहली बार कांता को खुलकर अपनी बेटी लिखने में खुशी हुई होगी। इस खत का मतलब ये भी है कि अब तुम खुलकर दुनिया के सामने कांता को अपनी बेटी बता सकते हो। खैर, एक फ़ायदा यह है कि यह जानने के बाद कि कांता उसकी बेटी नहीं है, उसका मनोबल टूट जाएगा। वो कैसे भला? ये कुछ अय्यारी की बातें हैं, इन्हें आप नहीं समझ सकेंगे। खैर, आपको इस किस्म की बातें समझाने की ज़रूरत भी नहीं है। अब अगर हमने बातों में ज़्यादा वक्त व्यर्थ किया तो वक्त निकल जाएगा। हम अपनी तरकीब से इन दोनों कागज़ों को सुरेंद्र सिंह के पास पहुंचाते हैं। हमारे पाठक पिछले बयान में पढ़ चुके हैं कि ये कागज़ भूतेश्वर नाथ ने किस तरह सुरेंद्र सिंह तक पहुंचाए। यहाँ पाठकों को समझ लेना चाहिए कि पिछले बयान के आखिर में सुरेंद्र सिंह जिन कागज़ों को पढ़कर बेहोश हो गए थे, वे दोनों वही कागज़ थे।
मजमून आप पढ़ चुके हैं। अब आप सब लोग अपने अपने कमरों में जाकर कुछ देर आराम कर लीजिए, भूतेश्वर नाथ ने कहा। यह बात तो तय है कि सुरेंद्र सिंह बिना जंग के नहीं मानेगा। कल या परसों से जंग शुरू हो जाएगी। इस बीच जो भी वक्त है आप उसे ही अपना आराम समझें। अभी भूतेश्वर नाथ इस तरह की दो चार बातें उनसे कर ही रहे थे कि इधर चमेली और अंगूरी की आंखें मिली। दोनों की आंखों में एक ही भाव थे। अब ये लोग बाहर आने वाले हैं, हमें कहीं छुप जाना चाहिए। दोनों ही अय्याराएँ मौके की नज़ाकत को पहचान गई और फुर्ती के साथ दबे पाँव वहाँ से हट गई। कमरे में थोड़ी दूरी पर ही सुरंग में एक पत्थर पड़ा था। वे दोनों झपट कर उसी पत्थर के पीछे छुप गईं। अब वे इन लोगों के कमरे से बाहर निकलने का इंतज़ार कर रही थीं। कुछ देर बाद वे सब कमरे से बाहर निकले। गुरबचन सिंह, भूतेश्वर नाथ, सावित्री, देव सिंह, कांता इत्यादि सुरंग में दूसरी तरफ चले गए और शेर सिंह, शंभुदास, फूलवती, चामुंडा, पल्लवी आदि इसी तरफ को बढ़े जिधर पत्थर पड़ा था। किसी की भी उन पर नज़र नहीं पड़ी। अब वे सावधानी के साथ शेर सिंह और शंभुदास इत्यादि के पीछे लग गए। वे एक ऐसी जगह पहुंचे जहाँ सुरंग में दोनों तरफ कमरे बने हुए थे। वे सब एक दूसरे को सलाम करके कमरों में जाने लगे। शेर सिंह, फूलवती एक कमरे में, उनके बराबर वाले कमरे में शंभुदास, शंभुदास के बराबर में चामुंडा, उसके बराबर में पल्लवी इत्यादि, यानी शंभुदास के अगल बगल वाले कमरों में शेर सिंह, फूलवती और चामुंडा थे। अपने अपने कमरों में जाकर सबने अपने अपने कमरे बंद कर लिए। चमेली और अंगूरी एक जगह छुपी हुई वक्त गुजारती रहीं। सबके कमरों में चले जाने के बाद चमेली ने धीरे से अंगूरी से कहा, अब क्या इरादा है? मेरे ख्याल से तो शंभुदास को ख़त्म करने का इससे ज़्यादा अच्छा मौका फिर कभी नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है, मगर अभी हमें कुछ देर ठहर कर अपना काम करना है, अंगूरी ने कहा। पहले ये सब लोग अच्छी तरह सो जाएं, तब हमें अपना काम करना चाहिए, वरना जाग हो गई तो बड़ी मुसीबत हो जाएगी। शेर सिंह के हाथ से बच निकलना बहुत मुश्किल होगा। दोनों के बीच यही राय कायम हुई और वे वक्त गुजारने लगीं। शंभुदास की हत्या किस तरकीब से की जाए, यही सोचते सोचते उन्होंने 1 घंटा गुजार दिया और फिर दबे पाँव कमरों की तरफ बढ़ी। उनमें से एक ने शेर सिंह और दूसरी ने चामुंडा वाले कमरों में किवाड़ों की दरारों में झांक कर देखा। दोनों ही कमरों में समाधान की रोशनी हो रही थी। देखने के बाद दोनों शंभुदास वाले कमरे के पास आईं और एक दूसरे के कान में फुसफुसाकर कहा, सो रहे हैं। बस फिर क्या था। दोनों ने किवाड़ों की दरार से शंभुदास के कमरे में झांक कर देखा। इस कमरे में भी रोशनी हो रही थी। मसहरी पर शंभुदास बड़े आराम से सो रहे थे। इसके बाद चमेली ने बड़ी तेज़ी से अपना काम शुरू किया। उसने बड़ी तेज़ी से अपने बटुए से एक शीशी निकाली और उसमें से थोड़ा सा अर्क किवाड़ों के एक हिस्से पर लगाया। द्वार बंद कर अर्क की शीशी बटुए में रखी और उसमें से एक आरी निकालकर उतना हिस्सा बड़े आराम से काट दिया जितने में अर्क लगाया था। किवाड़ किवाड़ में से लकड़ी का उतना हिस्सा बड़े आराम से कट गया। नीचे गिरने से पहले ही अंगूरी ने तख्ते को संभाल लिया और दरवाजे के पास ही धीरे से ज़मीन पर रख दिया। अब चमेली ने बटुए से एक और शीशी निकाली। उस शीशी पर एक कागज़ चिपका हुआ था जिस पर लिखा था जहर। इस शीशी में से एक लंबी सुई निकाल कर उसने अंगूरी को दी। शीशी को वापस बटुए में डालकर चमेली ने किवाड़ों के उस कटे भाग में हाथ डाला और अंदर की साकल धीरे से खोल दी। दरवाज़ा इस तरह से खोला गया कि ज़रा भी आवाज़ न हो सकी। दोनों कमरे में दाखिल हुईं और शंभुदास की मसहरी के पास पहुंच गईं। एक शायद के लिए उनकी आंखें मिली, फिर आंखों ही आंखों में कुछ इशारे हुए और दोनों ही बड़ी तेज़ी के साथ हरकत में आ गईं। दोनों ने अपने अपने काम बड़ी खूबी और तेज़ी के साथ किए। इधर चमेली का हाथ बड़ी सख्ती के साथ शंभुदास के मुंह पर जमा। उधर अंगूरी के हाथ की सुई का कम से कम आधा हिस्सा शंभुदास की जांघ में घुस गया। शंभुदास की नींद एकदम टूट गई। उन्होंने चीखना चाहा, मगर चमेली के हाथ में ताकत थी। उसने शंभुदास के मुंह से हल्की सी आवाज़ भी बाहर नहीं निकलने दी। दोनों ने अपने काम एक साथ ही किए थे। शंभुदास ने देखा, एक आदमी ने उसका मुंह भींच रखा है। चमेली इस वक्त मर्द के ही भेष में है। शंभुदास ने हाथ पैर चलाए परंतु कोई नतीजा नहीं। तब तक चमेली एक दूसरी जगह सुई घुसेड़ चुकी थी। शायद बुरी तरह मचलकर शंभुदास मसहरी पर हाथ पैर मारने लगे, मगर सब बेकार। 2-3 शायद बाद उनकी आंखें बंद हो गईं और जिस्म ठंडा पड़ गया। चमेली ने उसके मुंह से अपना हाथ हटा लिया। देखते ही देखते शंभुदास का सारा जिस्म नीला कंच पड़ गया। वे दोनों चुपचाप खड़ी खड़ी उसे देखती रहीं। बहुत ही शांति के साथ वे शंभुदास को मारने में कामयाब हो गई थी। वे उस वक्त तक मसहरी के पास से नहीं हटी जब तक कि उन्होंने अच्छी तरह से ये तसल्ली ना कर ली कि शंभुदास मर गए हैं। अच्छी तरह से इस बात की जांच करने के बाद वे वहाँ से हटीं और जिस तरह खामोशी के साथ यहाँ आई थी उसी तरह निकल गईं। सुरंगों के जाल में से चलती हुई वे अब उस जगह से काफ़ी दूर निकल आईं। अब कुछ देर में सुबह हो जाएगी, अंगूरी ने कहा। मुमकिन है कि घाटी में जाग हो जाए। मेरे ख्याल से अब जितनी जल्दी हो सके हमें यहाँ से निकल जाना चाहिए। अगर यहाँ जाग हो गई तो हम बच नहीं सकेंगे। सो तो ठीक है, लेकिन बाहर निकलने के लिए रास्ता भी तो पता लगे, चमेली ने कहा।
तुम तो बाहर से आई थी, अंगूरी ने कहा। क्या तुम्हें भी रास्ते के बारे में कुछ पता नहीं है? रास्ता याद तो था, लेकिन सुरंगों के इस जाल में भूल गई हूँ, चमेली ने कहा। तुम याद करके मुझे वहाँ तक ले चलो जहाँ तुम कैद थी। उस जगह के बाद का रास्ता मुझे अच्छी तरह से याद है। बहुत कोशिशों के बाद याद करती हुई अंगूरी उसे उस जगह तक पहुँचाने में कामयाब हो गई। अब जल्दी से अंगूरी ने भी अपने चेहरे पर मर्दाना भेस बनाया, अपने जनाने कपड़ों को ही उल्टा करके पहना, तो वे मर्दाने लगने लगे। दोनों मर्दाने भेस में उस जगह पहुंच गईं जहां सुरंग बंद थी। चमेली समझ गई कि इसी दीवार के उस तरफ शेर पहरा दे रहा है, और यहाँ इस सुरंग को बंद करने वाली यही दीवार शेर द्वारा मशाल हटाए जाने पर एक तरफ हट जाती है। अब समस्या ये थी कि इस रास्ते को कैसे खुलवाया जाए। बहुत सोचने समझने के बाद चमेली ने दीवार में ज़ोर ज़ोर से घूंसे मारे। उसने महसूस किया कि दीवार में एक खास जगह घूसा मारती ही दीवार एक तरफ हट गई। अब सामने ही उन्हें अपने मुंह में मशाल दबाए शेर नजर आया। शेर ने उनसे कुछ नहीं कहा और वे चुपचाप शेर के पास से गुजरकर आगे निकल गईं। अब इस बात को लिखने में कोई हर्ज नहीं है कि रानी देवकी की ये दो दबंग याराएं अपने एक बहुत बड़े मनोरथ को पूरा करके रमणी घाटी से बाहर निकल गईं। जब वे खुले जंगल में आईं तो सूरज निकल चुका था। तेज कदमों से सफ़र करने के सबब से दोपहर डलते डलते वे चंपानगर पहुंच गईं। चंपानगर में रानी देवकी के पास जाकर जब उन्होंने सारा हाल खुलासा बयान किया तो रानी देवकी की खुशी का कोई ठिकाना ना रहा। छठा बयान। नंदा घाटी का मैदान अपने अंदर अनेक ऐतिहासिक लड़ाइयों को समेटे हुए था। कम से कम 100 कोस में फैला यह मैदान न जाने कितनी बार कितने रणबांकुरों के खून से लाल हो चुका था। हर बड़ी जंग इसी मैदान में हुआ करती थी। न जाने कितने शहंशाहों ने इस मैदान में शिकस्त और जीत का मुंह देखा था। इस मैदान को देखते ही न जाने कितनी जंगों की यादें अंगड़ाई ले उठती हैं। यहाँ की ज़मीन को देखकर हर रणबांकुरे की भुजाएं फड़क उठती हैं। ये मैदान नहीं, अनगिनत यादगारों का पुलिंदा है। ऐसा लगता है जैसे ये मैदान एक बार फिर अपने पुराने इतिहास को दोहराना चाहता है। इस वक्त जबकि हम इस मैदान में आए हैं, आधी रात बीत चुकी है। आज की रात आकाश पर सिर्फ तारे टिमटिमा रहे हैं। चंद्रमा का कहीं नामो निशान तक नहीं है। कदाचित आज वह सितारों का साथ छोड़कर कहीं चला गया है। चंद्रमा के अभाव में आज गगन ज्योतिहीन है। इसी सबब से माहौल में भी आज अंधकार का साम्राज्य स्थापित है। इस वक्त हम इस मैदान के बीचों बीच खड़े हो जाएं तो उत्तर और दक्षिण की तरफ हमें दूर, बहुत दूर जलती हुई मशालें और अलाव चमकेंगे। दोनों तरफ जगह जगह अलाव जल रहे हैं। रोशनी में हम दोनों ही तरफ कुछ पड़ावों के सारों का आभास भी महसूस कर रहे हैं। उत्तर की तरफ राजा सुरेंद्र सिंह की सेनाएं पड़ी हैं और दक्षिण की तरफ शेर सिंह, देव सिंह और भूतेश्वर नाथ इत्यादि की सेनाएं हमें साफ बताई देती हैं कि कल सुबह से इस मैदान में भारी जंग होगी। एक बार फिर यह ऐतिहासिक मैदान खून से लाल होगा। सूरज की रोशनी में रणबांकुरों की तलवारें चमकेंगी। दोनों ने एक दूसरे की चुनौती कबूल कर ली है। अपनी अपनी ताकत लेकर दोनों इस मैदान में इकट्ठे हो गए हैं। भरतपुर के राजा सुरेंद्र सिंह की सेनाओं की मदद के लिए रायगढ़ी से सूरजीत की बहुत सी सेनाएं बुलवाई गई हैं। आओ, पहले हम जरा सुरेंद्र सिंह के पड़ावों की तरफ ही चलते हैं। करीब पहुंचकर हम देखते हैं सुरेंद्र सिंह और सूरजीत की मिलीजुली सेनाएं कोई 10 बीघा ज़मीन घेरे पड़ाव डाले हैं। बहुत से सिपाही तंबुओं के अंदर सो रहे हैं। कुछ जगह जगह अलाव जलाए उसके चारों तरफ बैठे हैं। ये सब वे सिपाही हैं जो रात के पहरे पर मुकर्रर हुए हैं। खैर, इस सब से हमें क्या लेना। हमें तो सीधे सुरेंद्र सिंह के डेरे में चलकर देखते हैं कि वहाँ की कैफियत क्या है और वे कल सुबह से होने वाली जंग के बारे में क्या बातें कर रहे हैं। सुरेंद्र सिंह के डेरे में चारों कोनों पर 4 क्षमादान जल रहे हैं, जिनकी रोशनी से डेरे का अंदरूनी भाग खूब चमक रहा है। इस डेरे के बाहर चारों तरफ पहले घोड़ों की कतारों के 50 सिपाही और 100 पैदल घेरा बनाए मुस्तैदी से खड़े हैं। डेरे के अंदर इस वक्त खुद राजा सुरेंद्र सिंह, राजा सूर्यजीत, हरनाम सिंह, कुंवर बलराम सिंह, सेनापति देवी सिंह, सिपह सालार मलकान सिंह और फौज के दूसरे बड़े अफसरों के अलावा ईआर गोपाल दास, नंदूराम, नरेंद्र नाथ, विष्णु सिंह, गंगोत्री और मुन्नालाल मौजूद हैं। जिस जगह यानी इसी भाग के चौथे बयान में हमने इतना हाल छोड़ा था, मगर वहाँ से यहाँ तक आने की कहानी हम संक्षेप में बयान करते हैं तो कोई बुराई नहीं है। आपको याद होगा कि वे दोनों कागज़ पढ़ते ही सुरेंद्र सिंह बेहोश हो गए थे। जैसे ही गोपाल दास ने वे कागज़ उठाने चाहे, आगंतुक सिपाही ने उन्हें अपने कब्जे में किया और कहा कि इन कागज़ों को महाराज की इच्छा के बगैर कोई दूसरा नहीं पढ़ सकता। गोपाल दास को सिपाही की ये बात ठीक न लगी थी। सुरेंद्र सिंह को होश में लाया गया। इन दोनों खतों को पढ़ने के बाद वे बड़े ही दुखी नजर आए थे। जब सूर्यजीत ने उनसे पूछा कि क्या हम सब लोग इन कागज़ों में लिखे मजमून को पढ़ सकते हैं, तो सुरेंद्र सिंह ने बिना किसी हुज्जत के इजाज़त दे दी। जब वे कागज़ सब ने पढ़े तो सबके सामने एक ऐसा भेद खुला जिसका किसी ने ख्वाब में भी ख्याल नहीं किया था। एक लंबा सन्नाटा सबके बीच छा गया।
पाठकों, उन कागज़ों का मजमून 5वें बयान में पढ़ाएं हैं। जब सुरेंद्र सिंह से ये पूछा गया कि पहले और दूसरे खत में लिखी गई लिखाई क्या वाकई राजकुमारी कांता और महारानी रूपमती की है, तो उन्होंने इकरार किया। इस मंडली में बहुत देर तक इसी बात पर तरद्दुत होता रहा कि कांता शंभुदास की लड़की है। एक बार तो गंगोत्री द्वारा यह ख्याल भी रखा गया कि कहीं ये सब किसी किस्म की अय्यारी ना हो, मगर सुरेंद्र सिंह ने निम्न अल्फाज कहकर इस ख्याल को नकार दिया। नहीं, इन चिट्ठियों में जो कुछ लिखा है वो हमें भी सच ही लगता है। पहली बात तो यह है कि ये लिखाई बेशक रूपमती की है, और इसमें लिखी ये बात भी बिल्कुल सच है कि यहाँ आने के बाद रूपमती को एक बार भी मासिक धर्म नहीं हुआ था। हमें रूपमती से शादी करते वक्त इस बात का हल्का सा इल्म था कि शंभुदास और रूपमती में मोहब्बत है, मगर हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं था कि बात इतनी आगे भी बढ़ गई होगी। खैर, अच्छा ही हुआ जो हमारे सामने ये भेद खुल गया कि कांता हमारी बेटी नहीं है। अब तो उस ज़िद्दी लड़की का हमारी बेटी ना होना ही हमारे लिए अच्छा है। अगर उसकी रगों में हमारा खून होता तो वो कभी हमसे इस कदर बगावत करके देव सिंह से शादी नहीं करती। अगर हमें यह भेद पता न लगता तो बदनसीब देव सिंह का गला काटते वक्त हमारा तलवार वाला हाथ काँप उठता। मगर अब तो जिस तरह शेर सिंह हमारा दुश्मन है, उसी तरह कांता भी दुश्मन की पत्नी है। न जाने किन जज्बातों के बहाव में सुरेंद्र सिंह ने इस किस्म की कितनी बातें कहीं। काफ़ी देर तक इन्हीं बातों के बारे में बातचीत होती रही। इतने वक्त में सुरेंद्र सिंह खुद को संभाल चुके थे। खुद उन्होंने ही बातों का रुख दूसरी तरफ मोड़ा और फरमान जारी किया कि जंग की तैयारी की जाए। नंदा घाटी के मैदान में हमारी फ़ौजों को पहुंच जाना चाहिए। उनके हुक्म के मुताबिक जंग की तैयारियां शुरू हो गईं। फलस्वरूप सेनाएं इस वक्त नंदा घाटी के मैदान में डेरा डाले पड़ी थीं। हाँ तो देवी सिंह, सुरेंद्र सिंह अपने सेनापति से कह रहे थे, अब बताओ कि कल सुबह की लड़ाई का तुमने क्या नक्शा तैयार किया। सबसे आगे 100 हाथियों की कतार होगी महाराज, देवी सिंह ने बताया। पूरब और पश्चिम की तरफ से 300 घुड़सवार शेर सिंह की सेना की तरफ बढ़ेंगे। हाथियों के पीछे 250 घुड़सवार, उसके पीछे 500 पैदल। पूरब पश्चिम की तरफ से बढ़ने वाले घुड़सवारों के पीछे 500 पैदल होंगे। उनके पीछे आपका रावत यानी सुरेंद्र सिंह के हाथी का नाम है। आप खुद रावत पर सवार होंगे। 50-50 घुड़सवार एक घेरे की शक्ल में आपकी हिफाजत के लिए आपके चारों तरफ होंगे। पूरब की तरफ की सेना को महाराज सूर्यजीत लेकर चलेंगे। उनकी हिफाजत के लिए भी वही इंतज़ाम है जो आपके लिए। पश्चिम की तरफ से इसी इंतज़ाम के साथ हरनाम सिंह सरदारी करेंगे। बलराम सिंह घुड़सवारों के सरदार होंगे और मैं पैदल सेना की सरदारी करूंगा। शेर सिंह की सेना को चारों तरफ से इस तरह घेरा जाएगा कि किसी को भागने तक का मौका न मिले। इस तरह से सेनापति काफ़ी देर तक अपनी रणनीति बताता रहा। सुरेंद्र सिंह, सूर्यजीत, हरनाम सिंह और बलराम सिंह इत्यादि ने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी और थोड़े से बदलाव करके इंतज़ाम करने का हुक्म दे डाला। इसके बाद सुरेंद्र सिंह ने गोपाल दास से सवाल किया, तुमने ये पता लगाने की कोशिश की कि उनके पास कितनी सेना है? जी हाँ, गोपाल दास ने कहा। वे सिर्फ 500 सिपाहियों के बूते पर हमसे जंग करना चाहते हैं। 500 सिपाही? सूर्यजीत मुस्कुराए। क्या वे हमारी सेनाओं के सामने कल का दिन भी पूरा निकाल सकेंगे? नामुमकिन, गोपाल दास ने कहा। मैंने पता लगाया है कि उनके पास सिर्फ 3 हाथी और 200 घोड़े हैं, गंगोत्री ने कहा। इन 3 हाथियों पर शेर सिंह, देव सिंह और गुरु भूतेश्वर नाथ सवार होंगे। 200 घुड़सवार और बाकी पैदल। मेरी जानकारी के मुताबिक उनके पास जंगी हथियार भी ज़्यादा नहीं है, मुन्ना लाल ने कहा। बस उतने ही हथियार समझो जितने वे आदमी हैं। इसी तरह नरेंद्र नाथ, विष्णु सिंह और चंद्राम ने भी अपनी अपनी जानकारियां दी। सबकी बातें सुनने के बाद सुरेंद्र सिंह बोले, न जाने किस ताकत के मद में चूर भूतेश्वर नाथ ने अपनी सेनाएं हमारे सामने डाली हैं। अगर आप सबकी खबरें पक्की हैं तो कल शाम तक सबका बखेड़ा ख़त्म हो लेगा। ये लोग बेकार ही अपनी जान के ग्राहक। अभी सुरेंद्र सिंह आगे कुछ कहना ही चाहते थे कि डेरे के दरवाजे से एक सिपाही की आवाज़ आई, उस तरफ से एक घुड़सवार आ रहा है महाराज। इस खबर को सुनकर एक बार को सभी चौंक पड़े और उठकर खड़े हो गए। सभी डेरे के बाहर आ गए और दक्षिण की तरफ देखने लगे। दूर मैदान में एक मशाल चमक रही थी। मशाल की लौ हवा के झपेटों के साथ फड़फड़ा रही थी और उसकी रोशनी में एक सफ़ेद झंडा और घुड़सवार साफ देखा जा सकता था। हाथ में मशाल और सफ़ेद झंडा लिए यह घुड़सवार हर सायद नज़दीक आता जा रहा था। सुरेंद्र सिंह कुछ देर तक तो अपने साथियों के साथ उस घुड़सवार को चुपचाप देखते रहे। फिर हरनाम सिंह से बोले, हरनाम, उसकी अगवानी करके यहाँ ले आओ। हरनाम सिंह फ़ौरन ही घोड़े पर सवार हुआ, हाथ में मशाल ली और घोड़ा लेकर मैदान की तरफ दौड़ पड़ा। सुरेंद्र सिंह ने सूर्यजीत की तरफ देखकर कहा, यह घुड़सवार अपनी मशाल के साथ सफ़ेद झंडा बांधे चला आ रहा है। इसका मतलब यह है कि यह कोई दोस्ताना किस्म की ही बात करने आया है। सफ़ेद झंडे का मतलब तो यही है, सूर्यजीत ने कहा।
मगर इन्हें अचानक रात के इस वक्त किस किस्म की दोस्ताना बात सूझी। सुरेंद्र सिंह बुदबुदाए। ये भी मुमकिन है कि जंग से पहले ही अकल दुरुस्त हो गई हो। बलराम सिंह ने कहा। हो सकता है कि जिस तरह हमने अपने अय्यारों से उनकी ताकत का पता लगवाया है, उसी तरह अय्यारी के ज़रिए उन्होंने भी हमारी ताकत का पता लगवाया हो और अपने मुकाबले हमारी ताकत बहुत ज़्यादा जानकर सुलह करना चाहते हो, और या फिर बिना खून बहाई शिकस्त कबूल करते हो। बलराम सिंह के इस बात का जवाब किसी ने भी नहीं दिया। सभी की नज़रें मैदान की तरफ जमी हुई थी। अब मैदान में दो मशालें और दो घुड़सवारों के साए एक दूसरे की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे थे। दूर दूर तक अंधकार में डूबे मैदान में ये एक दूसरे की तरफ बढ़ती मशालें और घुड़सवार बड़े ही रहस्यमय लग रहे थे। बात की बात में दोनों मशालें करीब पहुंच गईं। सबने देखा, मशालों ने हवा में जाल बनाया। कुछ देर ये जाल बना रहा। देखने वाले समझ गए कि हरनाम सिंह और आगंतुक में किसी तरह की बातें हो रही हैं। कुछ ही देर बाद दोनों घुड़सवार बराबर बराबर भागते हुए उसी तरफ आते चमके। बात की बात में हरनाम सिंह आगंतुक की अगवानी करके वहाँ पर ले आया। घुड़सवार के वहाँ पहुँचते ही सबने आगंतुक की सूरत मशाल की रोशनी में देखी। गुरु भूतेश्वर नाथ। आगंतुक के देखते ही सुरेंद्र सिंह के मुंह से निकला। जय शेर। भूतेश्वर ने उनके वहाँ पहुँचते ही कहा। जय सुरेंद्र सिंह। उसके नारे का जवाब उसके चारों तरफ खड़े सुरेंद्र सिंह के मुलाजिमों ने एक आवाज़ में दिया। इसमें कोई शक नहीं कि तादाद में तुम लोग ज़्यादा हो, इसलिए ज़्यादा शोर मचा सकते हो। मुस्कुराकर भूतेश्वर नाथ ने कहा। सिर्फ तादाद में ही नहीं बल्कि ताकत में भी हम तुमसे ज़्यादा हैं, सेनापति देवी सिंह ने कहा। तुम्हारे लिए बेहतर राय यही है कि जंग में बेकारी खून बहाने से पहले शिकस्त मंजूर कर लो। हमारी ताकत के आगे तुम कल का दिन भी ना निकाल सकोगे। शेर सिंह ने औरतों के आगे झुकना नहीं सीखा। भूतेश्वर नाथ ने कहा। खबरदार। सुरेंद्र सिंह गुर्रा उठे। बेअदबी बर्दाश्त नहीं होगी। औरत किसे कहते हैं? आपको। और किसे? इधर भूतेश्वर नाथ के मुंह से ये लफ्ज़ निकले, उधर साए साए की आवाज़ के साथ चारों तरफ खड़े सिपाहियों की म्यानों से तलवारें निकल गईं। सबने देखा। मशाल की रोशनी में घोड़े पर बैठे भूतेश्वर नाथ मुस्कुरा पड़े। फिर बोले, क्या मर्द दूध को मारा करते हैं? मगर दूध तुम्हारी तरह बेअदबी भी नहीं किया करते। सुरेंद्र सिंह ने कहा। माना कि तुम शेर सिंह के गुरु हो और इस वक्त उसके दूध बनकर उसका कोई पैगाम सुनाने आए हो। हम पैगाम सुनने को तैयार हैं, किंतु दूध के नाम पर बदतमीज़ी बर्दाश्त नहीं होगी। अगर हकीकत बेअदबी होती है तो बेशक हम बेअदब। भूतेश्वर नाथ ने कहा। महाराज, शेर सिंह ने पहले ही अपने इश्तिहार में लिख भेजा था कि अगर जंग से पहले लक्ष्मी को हमारे सपुर्द नहीं करते तो आप मर्द नहीं हैं, और इस सूरत में आप क्या हो सकते हैं, वो हम पहले ही कह चुके हैं। ओह। सुरेंद्र सिंह बोले, तो तुम लक्ष्मी को लेने यहाँ आए हो? अगर आप दें। भूतेश्वर नाथ ने कहा। इनकार की सूरत में मेरे शुरू के अल्फाज सही ही होंगे। जंग से पहले तो लक्ष्मी नहीं मिलेगी। सुरेंद्र सिंह ने कहा। अगर ताकत है तो हमें शिकस्त देकर उसे हासिल कर सकते हो। बहुत ठीक। भूतेश्वर नाथ ने कहा। आपका ये पैगाम मैं अपने शहंशाह को दे दूंगा। दूसरी बात यह भी कहनी है कि हमने इश्तिहार में यह भी लिखा था कि अपने अय्यारों की लगामें ज़रा खींच कर रखें, मगर आपने वो बात नहीं मानी। आपके ये 6 और अय्यार हमारे बीच में अय्यारी करके आए। हम वहाँ इनकी मौजूदगी से अच्छी तरह वाकिफ़ थे, मगर हमने इनमें से जानबूझकर किसी को नहीं पकड़ा। हम फिर चैलेंज देते हैं कि जंग के मैदान में अय्यारी के पैतरे मत दिखाओ। जैसा कि आपको मालूम है कि हमारे पास 500 सैनिक हैं, और तुम्हारी जानकारी के लिए हम तुम्हें बता दें कि वे सभी अय्यारी के फ़न में माहिर हैं। अगर अय्यारी के मैदान में उतरोगे तो यह भी पता नहीं लग पाएगा कि हमने कब महल में दखल कर लिया। एक बार फिर चेतावनी देने के लिए आए कि अपने अय्यारों को बस में रखो। तुम्हें हमारी मौजूदगी का एहसास था, ये तो तब जानते जब तुम हमें वहीं पर गिरफ्तार कर लेते। गोपाल दास ने कहा। तो मैं वहीं गिरफ्तार करके महाराज सुरेंद्र सिंह की हिम्मत तोड़ना नहीं चाहते थे, भूतेश्वर नाथ ने कहा। और अगर ऐसी बात करते हो तो अब बता देते हैं कि उधर की ओर का ख्वाब भी मत देखना, वरना ख्वाब के बाद आंखें हमारी कैद में ही खुलेंगी। अभी गोपाल दास जवाब में कुछ कहना ही चाहते थे कि सुरेंद्र सिंह ने उसे चुप रहने का इशारा किया और बोले, बस ठीक है। तुम्हारी दोनों बातों का जवाब यह है कि लक्ष्मी जंग में जीत के बाद तुम्हें मिल सकेगी और जंग के मैदान में कोई अय्यारी नहीं होगी। शुक्रिया। भूतेश्वर नाथ ने कहा। अब हम चलते हैं। सुबह को मैदान जंग में मुलाकात होगी। वैसे आप भी दूध से बातें करनी खूब जानते हैं। अगर इधर का कोई दूध महाराज शेर सिंह के खेमे में जाता तो उसे इज्जत के साथ डेरे में ले जाया जाता। हर तरह के खाने पीने से उसकी खातिर की जाती। इसके बाद उससे पैगाम लिया जाता, मगर आप में से किसी को दूध से बात करने का अदब नहीं। कहने के साथ ही भूतेश्वर नाथ ने घोड़ा मोड़ा और वापस चल दिए। सुरेंद्र सिंह के इशारे पर हरनाम सिंह भी घोड़े पर सवार होकर उसके साथ चल दिए।
सुरेंद्र सिंह के इशारे पर ही सिपाहियों ने भूतेश्वर नाथ का रास्ता छोड़ दिया। हरनाम सिंह भूतेश्वर नाथ को नंदा घाटी के मैदान के बीच तक छोड़कर वापस लौटा। भूतेश्वर नाथ अपने खेमों की तरफ बढ़ गए। अब हम अपने पाठकों को लेकर उन्हीं के पीछे चलते हैं, क्योंकि इस वक्त थोड़ा सा हाल उनके खेमों का भी देख लेना मुनासिब जान पड़ता है। देखें इन लोगों की क्या क्या तैयारी है। हम भूतेश्वर नाथ के पीछे पीछे चल रहे हैं। जब तक उधर पहुँचे तब तक यहाँ इन लोगों का रमणी घाटी से यहाँ तक आने का हाल लिख देना ज़रूरी भी जान पड़ता है और मुनासिब भी है। शेर बनकर भूतेश्वर नाथ ही सुरेंद्र सिंह के 16 नंबर खेमे में गए थे और वहाँ एक आध सिपाही को घायल कर कागज़ वही छोड़कर रमणी घाटी में आ गए। जब वे वापस रमणी घाटी में पहुँचे तो सबसे पहले शेर सिंह को जगाया जो अब तक सो रहे थे। इसके बाद आगे बढ़कर जब शंभूदास को जगाना चाहा तो उनके कमरे का खुला दरवाज़ा और वहाँ की कैफियत देखकर उनके साथ साथ फूलवती और शेर सिंह भी चौंके। जब उन्हें यह मालूम पड़ा कि शंभूदास मर गए हैं तो फिर उनके दिल को एक धक्का सा लगा और सारी घाटी में कोलाहल मच गया। इस खबर को सुनते ही एकदम कांता तो जैसे पागल ही हो गई। वह बुरी तरह शंभूदास की लाश से लिपट लिपट कर रोने लगी। शंभूदास की इस हत्या के सबब से सभी को दुख, अफसोस और रंज के साथ साथ तरद्दुद और ताज्जुब भी था। अन्य किसी की तो बात ही क्या कहें, खुद भूतेश्वर नाथ के की भी यही हालत थी। उन्हें बड़ा ही गुस्सा आया। गुस्से में अपने बहुत से शागिर्दों को डांटा, मगर अब हो ही क्या सकता था। अंगूरी का कैसे गायब होना इस बात का सबूत था कि शंभूदास की घातक वही है। देव सिंह को तो इस कदर गुस्सा आया कि पहले अंगूरी से निपटने को तैयार हो गया, किंतु भूतेश्वर नाथ ने उसे ठंडे दिमाग से समझाया कि हमने जंग की चुनौती दे दी है, इसलिए सबसे पहले सुरेंद्र सिंह से जंग ज़रूरी है और वायदे के मुताबिक हमारी सेनाओं को आज शाम तक नंदा घाटी के मैदान में पहुंचना है। बड़ी ही मुश्किल से भूतेश्वर नाथ ने देव सिंह के दिमाग से अंगूरी से बदला लेने की बात निकाली। उधर कांता का रोते बिलखते वही हाल था जो 2-3 दिन के हेर फेर में ही अपने माता पिता की मौत से किसी भी लड़की का हो सकता है। भूतेश्वर नाथ को इस बात का गम था कि पहली बार अंगूरी के हाथ से उन्होंने बड़ी तरकीब के साथ शंभूदास को बचाया था, मगर इस बार हकीकत में अंगूरी अपना काम करके निकल गई। मगर अब हो भी क्या सकता था, दुख तो सभी को था। कांता को बहुत समझाया गया, सभी ने अपने अपने दिलों को समझाया, सभी उदास थे, मगर करते क्या। वायदे के मुताबिक नंदा घाटी के मैदान में आना पड़ा। फूलवती और कांता को 5 अय्यारों के पहरे में घाटी में ही छोड़ा और बाकी लोग यहाँ आ गए। शंभूदास की इस अचानक मौत पर सभी का मन भारी था। उदास उदास से चेहरे लिए वे उस मैदान में इकट्ठे हुए थे। चामुंडा और शेर सिंह को इस सबब से सबसे ज़्यादा दुख था कि वे शंभूदास के अगल बगल के कमरों में ही सो रहे थे और उन्हें कुछ भी पता न लगा। खैर, कहने का मतलब यह है कि शेर सिंह की यह मंडली उदास और खिन्न मन से उस मैदान में उतरी थी। देव सिंह रोती बिलखती कांता को घाटी में ही छोड़ आने के लिए विवश हो गया था। किसी के मरने के बाद कोई भी आदमी दुख और अफसोस करने से आगे और कर ही क्या सकता है। जितनी देर में हमने आपको ये सब बातें बताई, उतनी ही देर में भूतेश्वर नाथ अपने पड़ावों के नज़दीक पहुंच गए। उनकी अगवानी करने के लिए शेर सिंह और देव सिंह पहले ही पड़ाव पर खड़े थे। उनकी अगवानी करके डेरे में ले जाया गया। यहाँ हम देखते हैं कि वाकई सुरेंद्र सिंह के मुकाबले में डेरे बहुत कम हैं और कुल मिलाकर जंग के लिए उतनी ही तैयारी नज़र आती है जितनी कि आप ऊपर पढ़ाएँ हैं। कुछ ही देर बाद हम भूतेश्वर नाथ, गुरबचन सिंह, शेर सिंह और देव सिंह के अलावा कई अय्यारों को शेर सिंह के डेरे में बैठे देखते हैं। तरह तरह के सवालों के ज़रिए वे लोग भूतेश्वर नाथ से वहाँ होने वाली बातचीत पूछ रहे हैं। भूतेश्वर नाथ ने एक ही साथ में सारी बातों को खुलासा बता दिया। शेर सिंह ने कहा, तो सुबह से जंग जारी होने वाली है। वैसे एक बात है गुरु, पहले ही कई बार कह चुका हूँ कि आपके मुँह से मेरे लिए अल्फाज अब अच्छा नहीं लगता। भूतेश्वर नाथ बोले, मैं आपका गुरु जब था तब था, अब तो आपका मुलाजिम हूँ। मैं उस तिलिस्म का दारोगा हूँ जिसके आप मालिक हैं। मेरा फ़र्ज़ तो हर तरह से आपकी खिदमत करना है। बेटा चाहे कुछ हो जाए लेकिन पिता के लिए तो बेटा ही रहता है, शेर सिंह ने कहा। आज हमारे बीच चाहे किसी भी तरह का रिश्ता बन गया हो, मगर दिल में आपके लिए गुरु का दर्जा है जो कभी कम नहीं हो सकता। शेर सिंह ने अपनी बात पर जोर दिया, भूतेश्वर नाथ ने अपनी पर। देव सिंह ने भी इस मामले में अपने भाई का ही साथ दिया। आखिर में यही फैसला हुआ कि भूतेश्वर नाथ को ज़िंदगी भर गुरुजी ही कहेंगे। परंतु भूतेश्वर नाथ ने कहा, मैं आपके साथ कभी शागिर्दों वाला नहीं, मालिक वाला व्यवहार करूँगा। खैर, ये सब बातें तो औपचारिकता की मामूली बातें हैं, हमें भला ज़रूरी बातों से हटने की फुर्सत ही कब है। हाँ तो गुरुजी, मैं ये कह रहा था कि सुबह से जंग शुरू होने वाली है, शेर सिंह कह रहे थे। इस बात में कोई शक नहीं है कि सुरेंद्र सिंह की सेना के मुकाबले हमारी तादाद पासंग भी नहीं है। लड़ाई के जितने इंतज़ाम उसके पास हैं उतने तो हमें ख्वाब में भी हासिल नहीं। क्या महाराज आने वाली जंग से घबरा रहे हैं? भूतेश्वर नाथ बोले। अपने गुरु के महाराज अल्फाज पर शेर सिंह उन्हें देखते ही रह गए। उन्हें गुरु भूतेश्वर नाथ के मुंह से अपने लिए यह अल्फाज बड़ा अजीब सा लगा।
वे कुछ इस तरह से सोच में पड़ गए कि कुछ नहीं कह सके। इस बीच देव सिंह बोल पड़ा, घबराना तो हमने सीखा ही नहीं है गुरुजी। घबराते तो जंग के बारे में सोचते ही नहीं, अय्यारी से ही अपना काम निकालते। किंतु जंग से पहले जो हालात हैं उन पर खुले दिल से सोचने की तालीम आपने ही तो हमें दी है। जो असल बात है वह कहने में आती है। सुरेंद्र सिंह के पास कम से कम 5,000 सिपाही हैं और हमारे पास सिर्फ 500। माना कि हमारे सभी आदमी ज़बरदस्त लड़ाके हैं, मगर मुखालफत में तादाद इतनी है कि मारते मारते भी थक जाएंगे। इन सब बातों को सोचकर ही हमने इस जंग का ऐलान किया है। गुरु भूतेश्वर नाथ बोले, हमारी एक योजना है। सुबह होने से पहले हम पाँचों को उसे अमल में लाना है। अगर सुबह होने से पहले हम पाँचों अपनी इस जंग में कामयाब हो गए तो हमारे ख्याल से हमारे बाकी के 500 सिपाहियों की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। हम पाँचों ही सुबह की जंग को भी फतह कर लेंगे। ऐसी ताज्जुब में डालने वाली भला कौन सी तरकीब है? शेर सिंह ने पूछा। और भूतेश्वर नाथ धीरे धीरे उन चारों को कुछ समझाने लगे। वे ये बातें इतनी धीमी आवाज़ में कह रहे थे कि खुद हमारे पल्ले उनकी बातों का कोई हर्फ नहीं पड़ा। यही सबब है कि हम यहाँ उस तरकीब को नहीं लिख सकते। भूतेश्वर नाथ कोई 10 शायद तक उन्हें तरकीब बताते रहे। ज्यों ज्यों वे भूतेश्वर नाथ की बातें सुनते जाते, उनके चेहरों पर तरद्दुद, ताज्जुब और खुशी के भाव उभरते जाते। 10 शायद बाद जब वे पूरी तरकीब उन्हें बता चुके तो अचानक चारों वाह वाह कर उठे। अगर ऐसा हो जाए तो वाकई फतेह हमारे हाथ में, बरबसी शेर सिंह के मुँह से निकल पड़ा। इस तरह तो सारी दुनिया की फ़ौज भी हमें शिकस्त नहीं दे सकती, देव सिंह ने कहा। इसी तरह के तारीफ भरे अल्फाज चामुंडा और गुरबचन सिंह के मुंह से भी निकल पड़े। हम नहीं जानते कि भूतेश्वर नाथ ने उन्हें ऐसी कौन सी तरकीब बता दी जो वे अभी से अपनी फतह समझ रहे हैं। खैर, फिक्र क्या करनी, सुबह जब जंग होगी तो हमें खुद ब खुद ही मालूम हो जाएगी। इस वक्त तो हम सिर्फ इतना ही कह सकते हैं कि कोई आधा घंटा वे और ज़रूरी बातें करते रहे। इनकी बातों से इतना अंदाज़ा तो हम लगा ही सकते हैं कि ये पाँचों सुबह होने से पहले ही कोई भारी काम कर डालना चाहते हैं। इसी काम के पीछे वे जंग की कामयाबी समझ रहे हैं। आधे घंटे के वक्त में वे इसी बात पर विचार कर रहे थे कि किसको क्या करना है। फिर वे उठे और अपनी रात की मुहिम पर चल दिए। हम नहीं जानते कि वे रात के वक्त कहाँ गए और क्या किया। सुबह को वे पाँचों अपने अपने डेरों में मौजूद थे और उनके चेहरों की चमक साफ बताई दे रही थी कि वे अपने काम में कामयाब हो गए। पूरब तरफ का गगन लाल हो गया, चिड़ियाँ चहक उठी, दोनों तरफ की सेनाओं में जाग हो गई। सभी अपने अपने डेरों से बाहर निकल आए, नित्य कर्मों से फारिग हो गए। जो कुछ खाना था वो खाया। भूतेश्वर नाथ ने महावत को हुक्म दे दिया था कि तीनों हाथियों को पेट भर खिलाकर दुरुस्त कर दें, घोड़ों का भी पेट भर दिया जाए। इसी तरह की सब तैयारियां सुरेंद्र सिंह की तरफ भी हो रही थीं। खैर, अब इन तैयारियों का हाल हम खुलासा में लिखने बैठे तो ये 12वां भाग इसी में ख़त्म हो जाएगा, जबकि हमें बहुत सी कहानी इसी भाग में ख़त्म कर देनी है। मुख्तसर में इतना ही लिख देना काफ़ी है कि जब मैदान के पूरब से सूरज उभर कर आया तो दोनों तरफ की सेनाएं एक दूसरे से काफ़ी दूर मगर आमने सामने खड़ी थीं। मैदान में खड़ी सजी सजाई ये दोनों सेनाएं बड़ी अच्छी लगती थीं। इस वक्त का दृश्य अगर कोई रण बांकुरा मैदान के बीच में खड़ा होकर देखे तो लुत्फ़ ही आ जाए। सुरेंद्र सिंह की सेना करीब उसी तरह से सजी हुई थी जिस तरह रात देवी सिंह बता चुके थे। उसमें वही हल्की सी रद्दोबदल थी जो उसे हुक्म मिला था। सबसे पहले हाथियों की लाइन, उनके पीछे थोड़े से पैदल, उनके पीछे घुड़सवार और फिर पैदल। इसी तरह पूरब और पश्चिम की तरफ का मोर्चा। गौर से देखा जाए तो इस तरह से 3 दिशाओं पर सुरेंद्र सिंह का कब्जा था। चौथी दिशा यानी दक्षिण तरफ शेर सिंह की सेना खड़ी थी। सुरेंद्र सिंह के सामने शेर सिंह की सेना एक टुकड़ी जैसी लगती है और देखने से ही ऐसा महसूस होता था कि 2-4 घंटे में ही सुरेंद्र सिंह फतह कर लेंगे। शेर सिंह की सेना में सबसे आगे तीनों हाथी हैं, जिन पर शेर सिंह, देव सिंह और भूतेश्वर नाथ सवार हैं। तीनों हाथियों के दोनों तरफ एक एक घोड़ा जिन पर चामुंडा और गुरबचन सिंह विराजमान है। उनके पीछे पैदल, फिर घुड़सवार, दाएं बाएं भी थोड़े से घुड़सवार और पैदल। जंग शुरू होने का वक्त आया। दोनों तरफ से बिगुल बज उठे। जंग का ऐलान हो गया। शोर बढ़ा, सेनाओं में हलचल हुई। जो हम सोच रहे हैं अगर वो नहीं हुआ गुरुजी, तो इतनी फ़ौज का मुकाबला करना बेशक मुश्किल होगा। शेर सिंह ने कहा। होगा क्यों नहीं, भूतेश्वर नाथ ने कहा। हमारा रात का मनोरथ बिल्कुल कामयाब रहा है। अभी उन्होंने इतना ही कहा था कि बजते हुए जंगी बिगुल के साथ सुरेंद्र सिंह की सेनाएं दौड़कर उनकी तरफ आने लगीं। हाथियों की चिंगाड़ें, घोड़ों की इन्हें और आदमियों के शोर से नंदा घाटी का यह मैदान गूंज उठा। इधर से भी तीनों हाथी सामने की तरफ दौड़ पड़े। सूरज की पहली किरणों के साथ तलवारें चमक उठी। दोनों सेनाएं दौड़ती हुई एक दूसरे की तरफ आ रही थीं। उत्तर की सेना तो सीधी शेर सिंह की सेना की तरफ बढ़ रही थी। पूरब और पश्चिम की सेनाएं इन्हें घेरने की कोशिश कर रही थीं। शेर सिंह की सेना के कुछ घुड़सवार तेजी से उसकी तरफ दौड़ रहे थे। अभी इन दोनों सेनाओं में कोई 20 कदम का फासला था कि भूतेश्वर नाथ, शेर सिंह और देव सिंह ने 3 गेंद जैसी चीज़ें अपनी तरफ दौड़कर आते हुए से हाथियों की तरफ उछाल दी।
तीनों गेंदें मैदान की ज़मीन पर जाकर लगी। शोर इतना तेज़ था कि किसी को उनके फटने तक की आवाज़ नहीं आई। गेंदों के फटने से मैदान में हल्का सा धुआं हो गया। सुरेंद्र सिंह की सेना के हाथी बड़े ही भयानक तरीके से चिंगाड़ उठे। पीछे से पैदल और घुड़सवार भागे चले आ रहे थे। उधर चामुंडा और गुरबचन सिंह अपने अपने घोड़े लिए पूरब और पश्चिम की तरफ दौड़े। उन्होंने भी दोनों दिशाओं से आगे वाले वाहनों पर इसी तरह कई गेंदें दे मारी और जैसे जंग का नक्शा एकदम बदल गया। ना जाने इन गेंदों के धुएं में क्या असर था कि सुरेंद्र सिंह की सेना के हाथी बिदक उठे। उनके मुंह से बड़े जोर जोर की चिंगाड़ें निकलने लगी। सुरेंद्र सिंह की सेना में मौजूद हाथियों की दीवार जो सबसे आगे थी एकदम पलट पड़ी। मानो सुरेंद्र सिंह की सेना के सारे हाथी अचानक ही एक साथ पागल हो गए। ये बात हकीकत भी थी। उनकी सेना के सारे हाथी वाकई एकदम पागल हो गए। वे पलट पड़े और वापस सुरेंद्र सिंह की सेना पर ही चढ़ गए। घुड़सवार और पैदल अपने ही हाथियों की चपेट में आने लगे। जंग का एक ऐसा दृश्य आज नंदा घाटी में पैदा हो गया जैसा कदाचित आज तक किसी जंग में नहीं हुआ होगा। इस वक्त हम देख रहे हैं कि शेर सिंह की तरफ के किसी भी आदमी को लड़ने की ज़रूरत ही नहीं है। सुरेंद्र सिंह की सेना में खुद ही खलबली है। सारे हाथी पागल होकर सुरेंद्र सिंह की सेना को कुचल रहे हैं। सेना में बुरी तरह से भगदड़ मच गई है। मैदान जंग में एक आध हाथी के पागल हो जाने या बिगड़ जाने के किस्से कई जंगों में हो चुके हैं। किसी भी सेना का बिगड़ा हुआ हाथी उसी सेना के लिए बहुत खतरनाक होता है। कई बार तो सिर्फ अपने एक हाथी के बिगड़ने से बड़े बड़े सम्राटों को शिकस्त का मुंह देखना पड़ा है। मगर यहाँ तो सेना का हर हाथी बिगड़ गया था। खुद सुरेंद्र सिंह के हाथी सेना को रौंद रहे थे। रावत पर बैठे हुए उन्होंने यानी सुरेंद्र सिंह ने चारों तरफ देखा तो मैदान में होती हुई अपनी ही तबाही नजर आई। कुल सेना में मिलाकर कम से कम 800 हाथी थे और वे सभी के सभी बिगड़कर अपनी ही सेना के घुड़सवारों और पैदलों को रौंद रहे थे। सुरेंद्र सिंह ने अपनी आंखों से देखा। हाथी घोड़ों तक को सूंड में लपेट लपेट कर फेंक रहे थे। उनकी समझ में नहीं आ रहा था कि ऐसे मौके पर उन्हें क्या करना चाहिए। अचानक उन्हें तेज़ झटका लगा और उन्होंने देखा कि रावत भी बड़ी ज़ोर से चिंगाड़ उठाए। अपनी सूंड ऊपर उठाकर उसने महावत को सूंड में लपेटा और दूर फेंक दिया। उनके देखते ही देखते खुद रावत बिगड़ गया। भयानक तरीके से चिंगाड़ता हुआ वह अपने चारों तरफ घेरा बनाए घुड़सवारों पर टूट पड़ा। रावत के चारों तरफ भी बुरी तरह भगदड़ मच गई। सुरेंद्र सिंह का दिमाग जैसे बुरी तरह गड़बड़ा कर रह गया था। नंदा घाटी में इस वक्त बड़ा ही अजीबोगरीब समा बन गया था। इस वक्त जंग सुरेंद्र सिंह और शेर सिंह की सेना में नहीं थी, बल्कि सुरेंद्र सिंह के हाथियों और बाकी फौज में थी। मूर्ख से मूर्ख आदमी भी सोच सकता है कि बिगड़े हुए हाथियों के सामने कौन ठहरेगा। सुरेंद्र सिंह की सेना में भगदड़ मच गई थी। सुरेंद्र सिंह की सेना को तीन तरफ से शेर सिंह के घुड़सवारों ने घेर रखा था। सुरेंद्र सिंह की सेना में हाथियों ने तो इस बुरी तरह से आतंक फैला दिया था कि किसी को भी लड़ने की फिक्र ना रही और सभी को अपनी जान बचाने की पड़ी। अगर कोई घुड़सवार या पैदल हाथियों से बचकर उन तीन दिशाओं में भागने की कोशिश करता तो शेर सिंह के सिपाहियों द्वारा मारा जाता। चौथी दिशा में दौड़ने का मतलब था पीठ दिखाकर भरतपुर की तरफ भागना। अब इस अजीब व गरीब किस्म की जंग का हाल जंग हम ज़्यादा क्या लिखें। इतना ही बहुत है कि हाथियों के बिगड़ने से सुरेंद्र सिंह की सेना के हर सिपाही को अपनी जान बचाने की पड़ी। सेना में बुरी तरह भगदड़ मच गई और सब भरतपुर की तरफ भागने लगे। अब किसी को इस बात की फिक्र नहीं थी कि जंग में फतेह होगी या शिकस्त। सबको अपनी जान बचाने की पड़ी थी। रावत पर बैठे खुद सुरेंद्र सिंह बड़ी मुश्किल में थे। उनकी आंखों के सामने खुद रावत ही न जाने कितने सिपाहियों को रौंद चुका था। ऐसे वक्त में क्या करना चाहिए उन्हें कुछ भी नहीं सूझ रहा था। अचानक सुरेंद्र सिंह के कानों में आवाज़ पड़ी, महाराज महाराज। सुरेंद्र सिंह ने पलटकर अपने पीछे देखा। एक घोड़े पर सवार सेनापति देवी सिंह उन्हें पुकार रहा था। एक खाली घोड़े की लगाम भी उसके हाथ में थी। नंगी पीठ घोड़ा उसके साथ भाग रहा था। सुरेंद्र सिंह को अपनी तरफ देखता पाकर देवी सिंह चीखा, महाराज रावत से कूद पड़ो। और सुरेंद्र सिंह रावत की पीठ से कूदकर घोड़े की नंगी पीठ पर जमे। घोड़े की रास एक हाथ में लिए दूसरे हाथ में तलवार संभाल ली। उसी वक्त रावत पलटकर उनके सामने आ गया। उसने उनके घोड़े को सूंड में लपेटने के लिए सूंड ऊपर उठाई। इससे पहले कि वह घोड़े को सूंड में लपेट सकता, हवा में सन्नाटा एक तीर रावत के मस्तक पर आ लगा। चिंगाड़ता हुआ रावत दूसरी तरफ को भाग गया। सुरेंद्र सिंह और देवी सिंह ने तीर मारने वाले की तरफ देखा तो घोड़े पर सवार हरनाम सिंह आगे चले आ रहे थे। करीब आकर वे अपनी फूली हुई सांस पर काबू पाने की कोशिश करते हुए बोले, ये क्या हो गया महाराज। कुछ समझ में नहीं आते कि सारे हाथी एकदम कैसे बिगड़ गए। सुरेंद्र सिंह परेशान स्वर में बोले थे, हमें लगता है महाराज कि रात के वक्त शेर सिंह आदि ने हाथियों के खाने में किसी तरह की दवा मिला दी है। देवी सिंह ने कहा, उसी दवा के असर से ये सब पागल हो गए। हमने बड़ा ही बुरा धोखा खाया महाराज। जब वे हाथियों के खाने में दवा मिला रहे थे तो हमारे अय्यार क्या मर गए थे। सुरेंद्र सिंह गुस्से से उबल पड़े। इस वक्त गुस्सा करने से कोई फ़ायदा नहीं होगा महाराज, देवी सिंह ने कहा।
इतने सारे हाथियों पर काबू करना या इन्हें मार डालना एकदम नामुमकिन है। हमारी सेना घबराकर भाग रही है। अब किसी को भी फतह या शिकस्त की फ़िक्र नहीं, अपनी जान की फ़िक्र है। हमारी सेना का मनोबल टूट चुका है और अब फतह नामुमकिन है। अक्लमंदी यही है कि यहाँ से निकल जाएं। सुरेंद्र सिंह और हरनाम सिंह को भी देवी सिंह की यही बात मुनासिब लगी। भगदड़ मची हुई सेना में वे सूर्यजीत और बलराम सिंह को देखने लगे। जब वे दोनों मिले तो उनकी राय भी वही थी जो देवी सिंह की थी। वैसे हमारी राय में भी वक्त की नज़ाकत को देखते हुए यही मुनासिब था। अब इस बात का कोई भी सवाल नहीं रह गया था कि शेर सिंह की सेना पर फतह पाई जा सकती है। जिधर नज़र जाती उनके ही हाथी उनकी फ़ौज को रौंदते नजर आते। अब उनके पास यहाँ से जान बचाकर भागने के अलावा कोई दूसरा चारा नहीं था और वे पांचों ही घोड़ों पर सवार होकर भरतपुर की तरफ भाग लिए। बहुत से सिपाही पहले ही भागकर भरतपुर में पहुंच गए थे। इसी सबब से वहाँ अफरा तफरी थी, परंतु इन पाँचों ने किसी की भी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। हाँ, ये ज़रूर मालूम पड़ा कि दो बिगड़े हुए हाथी भरतपुर में भी आ चुके हैं। अब उन्हें भी जान बचाकर भागने के अलावा किसी बात का होश नहीं था। वे महल में पहुंचे, सत्यवती को लिया, थोड़ा सा कीमती सामान लेकर सूर्यजीत के साथ रायगढ़ी की तरफ भाग गए। वे ऐसे रास्ते से भागे थे जिधर से उनका सामना किसी दुश्मन से नहीं हुआ। इन बुज़दिलों को तो भागने दो, आओ हम चलकर नंदा घाटी में देखें कि वहाँ क्या हो रहा है। वहाँ वही पुराना हाल, यानी हाथियों का आतंक है। बहुत से बिगड़े हाथियों का सामना शेर सिंह की सेना को भी करना पड़ा। कई हाथी उन्होंने मारे और कम से कम 50 सिपाही उनके भी मारे गए। सुरेंद्र सिंह की सेना के कुछ सिपाही भाग गए, कुछ मरे, कुछ घायल हुए। मैदान में भीड़ कम होती जा रही थी, मगर फिर भी मस्ताने हाथी झूम रहे थे। अब हमें भरतपुर की तरफ चलना चाहिए, भूतेश्वर नाथ ने कहा। आप और देवी सिंह वहाँ जाकर महल पर दखल कर लें। शेर सिंह ने कहा, हम यहीं रहेंगे, शाम तक हाथी ठीक हो जाएंगे ना? हाँ, उस दवा का असर हाथियों पर 10 घंटे से ज़्यादा नहीं रहेगा। कहने के साथ भूतेश्वर नाथ ने देव सिंह को साथ लिया और अब वे दोनों हाथी मैदान का एक लंबा चक्कर काटते हुए भरतपुर की तरफ बढ़े। महल पर दखल करने में अब भला उनके सामने क्या दिक्कत आ सकती थी। उन्होंने महल पर दखल कर लिया। भरतपुर में यह मुनादी करवा दी कि सुरेंद्र सिंह यहाँ की अमलदारी छोड़कर सूर्यजीत के साथ रायगढ़ी भाग गए हैं। अब भरतपुर हमारी अमलदारी में। भरतपुर के राजा हम हैं और रियाया को किसी भी तरह डरने की ज़रूरत नहीं है। भरतपुर में भागकर आए सुरेंद्र सिंह के सभी सिपाहियों ने आत्मसमर्पण करके शेर सिंह की ताबेदारी कबूल कर ली। भूतेश्वर नाथ और देव सिंह ने भरतपुर में घुस आए दोनों हाथियों को मार डाला। जितने भी सिपाही भरतपुर में भागकर आ रहे थे, सभी हालातों को समझकर शेर सिंह की ताबेदारी कबूल करते जा रहे थे। दिन भर में बिगड़े हुए जितने भी हाथी इधर आए, सभी मार डाले गए। उन्हें मार डालना इसलिए ज़रूरी था कि कहीं वे भरतपुर की रियाया को ही ना रौंद दें। उधर मैदान में शाम तक यही हाल रहा। शाम होते होते हाथी शांत पड़ने लगे और एक वक्त ऐसा आया जब हाथियों ने उत्पात मचाना बंद कर दिया। शेर सिंह ने मुनादी करवा दी कि सुरेंद्र सिंह भाग चुका है। अब उसके सिपाहियों के हक में यही है कि वे हमारी ताबेदारी कबूल कर लें। जब सुरेंद्र सिंह ही भाग गए तो सिपाही क्या करते? सबने शेर सिंह की ताबेदारी कबूल की। इस तरह भरतपुर फतेह हुआ। मैदान से लाशें हटाई गईं, शांत पड़े हुए हाथियों को काबू में किया गया। भरतपुर में मुनादी करवाई गई कि अब यह रियासत यहाँ के असली राजा शेर सिंह की अमलदारी में है। रियाया बिल्कुल न घबराए, हम सुरेंद्र सिंह से अच्छे राजा ही साबित होंगे। अब यहाँ उसी पुराने रियासती ख़ानदान की हुकूमत है, आदि आदि। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं देवकांता संतति के 12वें इशू के अगले भाग में, अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।